स्टोरी के स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम यमोरी होता है। ये लड़का थोड़ा सा अलग होता है, ना उसके पास फ्रेंड्स होते हैं, ना ही कोई लव लाइफ होती है। उसको समझ ही नहीं आता कि लव एक्चुअली में होता क्या है। उसकी जिंदगी बिल्कुल बोरिंग चल रही होती है। पर एक रात सब कुछ बदल जाता है जब एक क्रेजी वैम्पायर गर्ल उसके सामने आ जाती है और बिना कुछ सोचे उसको काट भी लेती है। लेकिन काटने के बाद वो उससे कहती है, अगर तुम्हें सच में वैम्पायर बनना है तो तुम्हें मेरे साथ थोड़ा सा क्लोज होना पड़ेगा। यमोरी एक सेकंड के लिए बहुत ही शॉक हो जाता है। ये लड़की वैम्पायर है या फिर कोई पागल साइंटिस्ट है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है यमोरी अक्सर रात को घर से चुपके से निकलता है क्योंकि उसको नींद नहीं आती। वो घूमते घूमते एक वेंडिंग मशीन के पास से जाता है और एक बियर निकालता है। बस तभी एंट्री होती है उस साइको लड़की नाजुना की, जो कि उससे कहती है, अरे वाह, रात के टाइम पर बियर, तुम तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो यार। नाजुना देखने में एकदम रेड फ्लैग लगती है, मतलब ट्रबल का फुल पैकेज। यमोरी कंफ्यूज और थोड़ा सा डर जाता है और भागने की कोशिश करता है, पर नाजुना उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, रुको जरा, मुझे पता है तुम्हें नींद नहीं आ रही है और अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। यमोरी सोचता है, हेल्प? कौन सी हेल्प? ये लड़की कुछ ज्यादा ही अजीब है। पर फिर भी वो क्यूरियोसिटी में उसके साथ चल पड़ता है। रास्ते में नाजुना उसको समझाती है, लोग रात भर तभी जागते हैं जब वो अपने दिन से खुश नहीं होते और अपनी बात को प्रूव करने के लिए वो उसे 3 नशे में डूबे आदमियों को दिखाती है जो कि रास्ते के किनारे पर चिल करके सो रहे होते हैं। नाजुना कहती है, इन लोगों ने दिल में फुल मजा लिया इसलिए बिना टेंशन के अब सो रहे हैं। एक बंदा तो नींद में ही बोल रहा होता है कि उसने क्लब में 3 स्ट्रिपर्स के साथ पार्टी की थी। नाजुना ये सुनकर हंसती है और उन्हें हाई फाई देती है और आगे बढ़ जाती है। यमोरी सोचता है, ये लड़की इतनी फ्री और बिंदास कैसे हो सकती है। नाजुना मुस्कुराती है और कहती है, जिंदगी में थोड़ा सा फ्री रहना सीखो तभी मजा आता है। और ये सुनकर यमोरी भी उन ड्रंक लोगों से हाई फाई ले लेता है और मुस्कुरा कर निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद वो नाजुना के घर पर पहुंचता है। अंदर जाते ही वो नोटिस करता है कि जगह थोड़ी बहुत ही वायर्ड है। डार्क लाइट्स होती है, मैसी रूम होते हैं और एक ऐसी वाइब होती है, मतलब कि बहुत ही अलग सी। तभी नाजुना एक अलग ही आउटफिट में सामने आ जाती है, जिसे देखकर यमोरी सोचता है, अब तो कुछ गड़बड़ होने वाली है। नाजुना हंसकर कहती है, टेंशन मत लो, बस आराम से सो जाओ, बेड पर चलो। यमोरी का तो दिमाग बहुत ही घूम जाता है, पर वो ऑकवर्डली बेड पर जाकर लेट जाता है। नाजुना उससे कहती है, मुझे तुमसे बस थोड़ा सा टेस्ट चाहिए। वो लाइन सुनकर यमोरी का चेहरा एकदम लाल हो जाता है और कुछ देर के बाद दोनों ही सो जाते हैं। और नाजुना धीरे से उठकर उसके पास जाती है और उसके गले के पास अपने दांत को घुसा देती है। एकदम से यमोरी के नेक से ब्लड निकलने लगता है और नाजुना शोक में पड़ जाती है। ये बंदा तो एक्सपेक्टेड से बहुत ही टेस्टी निकला। पर तभी यमोरी उठ जाता है और पूछता है, अभी क्या हुआ? अपनी गर्दन से ब्लड निकलते देखकर वो समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। नाजुना तुरंत झूठ बोल देती है, वो एक बड़ा सा मच्छर था, मैंने मार दिया। पर यमोरी अंदर से समझ जाता है कि ये कोई सिंपल मच्छर का काम नहीं हो सकता। और यहीं से शुरू होती है एक बहुत ही वाइड और रोमांटिक स्टोरी और थोड़ी सी फनी वैम्पायर स्टोरी भी, जहाँ एक इंसान और एक वैम्पायर के बीच एक अजीब सा कनेक्शन बनता है। यमोरी को नाजुना की बातें कुछ हजम सी नहीं होती क्योंकि उसके मुंह से वही लाल जूस टपक रहा होता है। तब यमोरी शौक में पूछ लेता है, तो तू क्या वैम्पायर है? और नाजुना हंसी से कहती है, हाँ मैं वैम्पायर हूँ। और ये सुनते ही यमोरी घबरा जाता है। उसे लगता है कि अब वो भी वैम्पायर बन जाएगा, पर नाजुना उसे समझाती है, ऐसा नहीं होता है, ब्लड को सक करना सिर्फ खाना खाने जैसा होता है, मुझे कोई वैम्पायर बच्चे नहीं चाहिए। यमोरी फिर क्यूरियस हो जाता है और वो पूछता है, तो फिर मैं वैम्पायर क्यों नहीं बना? नाजुना हल्का सा शर्मा कर कहती है, वैम्पायर तभी बनता है जब कोई इंसान मुझे प्यार करे। ये बोलते ही वो थोड़ा ऑकवर्ड फील करती है। उसके सिंपल कपड़े में साइनस क्लियरली दिखाई दे रही होती है। थोड़ा टाइम के बाद वो बाहर जाकर एक बियर पीती है ताकि मूड को रिलैक्स कर सके। फिर वो कामली समझाती है, जब कोई इंसान एक वैम्पायर से सच्चा प्यार करता है और वैम्पायर उसका ब्लड पीता है तो वो इंसान भी वैम्पायर बन जाता है। उसको समझाने के लिए नाजुना चाइल्ड मेकिंग का एग्जाम्पल देती है, लेकिन ये टॉपिक बोलते ही वो पूरी तरीके से लाल हो जाती है। यमोरी उसे डांट देता है, तो थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही फ्रीकी नहीं हो गई है? तब यमोरी कन्फेस करता है कि उसे प्यार का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आता और उसे लड़कियां भी पसंद नहीं। ये सुनकर नाजुना मजाक में पूछती है, तो क्या तुझे लड़के पसंद है? यमोरी थोड़ा सा चुप हो जाता है और उसे एक इंसिडेंट याद आता है जब उसने एक लड़की का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया था और उस लड़की ने उसे जर्क कहा था। उस दिन के बाद यमोरी को खुद से गिल्ट होने लगा और उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। नाजुना उसकी बात सुनकर सॉफ्टली कहती है, रात में आना बंद मत करना और ये टाइम सबसे खास होता है। उसके ये वर्ड्स यमोरी के दिल में बैठ जाते हैं और अचानक उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो नाजुना से इमोशनल होकर कहता है, मुझे वैम्पायर बना दे। नाजुना बहुत ही शौक में आ जाती है और वो कहती है कि ये तभी हो पाएगा जब तुम मुझसे सच्चा प्यार करोगे। पर यमोरी के लिए ये सब मैटर नहीं करता। वो कहता है, मुझे बस रात की फ्रीडम चाहिए, बोरिंग लाइफ से छुटकारा चाहिए, चाहे इसके लिए मुझे फीलिंग ही क्यों न रखनी पड़ जाए। आखिर में नाजुना मान जाती है, लेकिन सिर्फ इसके लिए क्योंकि उसका ब्लड वो पीना पसंद है उसको। उसके बाद वो उसे रूफ टॉप से नीचे धकेल देती है ताकि वो रात का फील ले सके। पर नीचे जाने से पहले नाजुना उसे पकड़ लेती है और स्काई में उड़ान भर लेती है और उसे रात का
मैजिक दिखाते हुए। नेक्स्ट नाइट यामोरी फिर से चुपके से घर से निकलता है और नेजुना से मिलता है। बातों बातों में नेजुना फिर से ऑफ स्प्रिंग बनने की बात छेड़ देती है और यामोरी उसके सामने सीरियस हो जाता है। वो कहता है मैं तुमसे प्यार करूंगा और मुझे वैम्पायर बना देना तुम। और ये सुनकर नेजुना फिर से लाल पड़ जाती है। तब यामोरी अपना नेक एक्सपोज करता है और कहता है कि मुझे बाइट करो। उसका ये गेस्चर नेजुना के लिए वैसे ही टेम्पटिंग होता है जैसे कि किसी ने मेगन फॉक्स स्विमसूट में देख लिया जाए। वो अपने आप को रोक नहीं पाती, बाइट करती है और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ कहती है तुम्हारा ब्लड कमाल का टेस्ट करता है यार। अगली सुबह यामोरी फिर से नेजुना को ढूंढने के लिए निकलता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो थक जाता है और सोचता है अब चाहे वो मुझे बाइट भी कर ले, मैं वैम्पायर तो बनने से रहा। वो वापस घर जाने लगता है। तभी अचानक नेजुना उसके सामने आ जाती है। यामोरी गुस्से में मिलता है तुम मुझे मिली नहीं थी, किधर चली गई थी? नेजुना कूल टोन में कहती है बस किसी अनलकी बंदे का खून पीने लग गई थी। ये सुनकर यामोरी का मूड बिल्कुल खराब हो जाता है और वो उससे गुस्से में कहता है तुम तो बिल्कुल थ्रस्टी गर्ल हो। नेजुना हंसकर कहती है हाँ थ्रस्टी तो हूँ, लेकिन उसमें क्या बुरा है, ब्लड पीना तो मेरा काम ही है। पर यामोरी को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसके लिए तो ये बात कुछ और ही मतलब रखती है। जैसे नेजुना किसी रैंडम लड़के के साथ जा रही हो, जेलस होकर वो कहता है अच्छा मुझे अपना नंबर दे दो, लेकिन नेजुना कहती है मेरे पास फोन नहीं है। फिर वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाती है जहाँ पर एक पुराना सा डस्टी टेलीफोन निकालती है जो कि लगता है कि जैसे पुराने जमाने का हो। नेजुना बोलती है मुझे ये नए छोटे फोन पसंद नहीं है, ये बड़ा वाला ही बेस्ट है और वैसे भी मुझे फोन की जरूरत नहीं होती। ये कहकर वो सीधा अपने बेड पर चली जाती है जैसे सोने वाली हो। योरी पूछता है तुम इतनी जल्दी सो रही हो? नेजुना कहती है आज रात काफी बिजी थी और बहुत ही सारे लोगों से मिली हूँ। ये सुनते ही यामोरी का चेहरा थोड़ा सा सीरियस हो जाता है। उसके मन में अजीब सी फीलिंग आती है जैसे वो उसके लिए पॉजेसिव हो गया हो। नेजुना फिर से कहती है आज मेरे पास आ जाओ और योरी क्लियरली मना कर देता है नहीं मुझे नहीं चाहिए। नेजुना ये सुनकर कहती है तुमने प्रॉमिस किया था तुम मुझे फीड करोगे, लेकिन यामोरी बोलता है जा किसी और के पास चली जा। और तब नेजुना समझ जाती है वो जेलस है। वो हल्की से स्माइल करती है और तुरंत बताती है मैं रात भर किसी और के पास नहीं थी, मैं तो बस तुम्हें ही ढूंढ रही थी, बस कहने में शर्मा गई इसलिए ऐसा बोला। वो सॉरी बोलती है और कहती है चलो तुम्हें दिखाती हूँ कि मैं कितनी ज्यादा खास क्यों हूँ। पर उसके बोलने से पहले ही वो यामोरी का ब्लड पी लेती है और खुद भी थक कर सो जाती है। यामोरी वहीं बेड पर पड़ा होता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन होता है जैसे अंदर से कुछ जाग रहा हो। नेक्स्ट डे वो डिसाइड करता है कि वो नेजुना को ढूंढेगा ताकि फिर से सो ना जाए। काफी देर तक ढूंढने के बाद जब वो थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए रुकता है तभी नेजुना फिर से सामने आ जाती है। वो कहती है मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी। इस बार यामोरी कहता है एक काम करते हैं और अपने पॉकेट से एक रिस्ट वॉच ट्रांसीवर निकालता है, एक छोटी सी डिवाइस जिससे कि दोनों दूर होकर भी बात कर सकते हैं। लेकिन जब वो यामोरी के सीरियस फेस को देखती है तो पूछती है तुम इतने शॉक्ड क्यों हो? और यामोरी बस मुस्कुराता है और कहता है कुछ नहीं, बस ये रात और इंटरेस्टिंग हो गई है। यामोरी बताता है कि उसने ये वॉच बचपन में ली थी ताकि वो अपने दोस्तों के साथ खेल सके। पर नेजुना उसको कोल्ड टोन में याद दिलाती है कि उसके तो कोई दोस्त ही नहीं है। ये सुनकर यामोरी थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो हमेशा अकेला नहीं था, बचपन में उसके दोस्त थे जब वो स्कूल जाया करता था। कुछ साल पहले उसने ये रिस्ट वॉच ली थी और उसने सोचा था कि इससे खेलने का बेस्ट तरीका और क्या हो सकता है। तब उसने डिसाइड किया था कि एक वॉच को मेल बॉक्स में छुपा देता हूँ और देखते हैं कि कौन उसे ढूंढ पाएगा। उसने सोचा था कि जो भी उस वॉच को ले पाएगा उससे बात करेगा। पर कुछ दिन बीत गए होते हैं और कोई कॉल नहीं आया। जब वो दोबारा से देखने के लिए गया तो वॉच वहाँ से गायब थी, मतलब किसी ने उसे ले लिया होता है। लेकिन उस इंसान को कॉल करने की बजाय यामोरी ने अपनी वॉच दीवार में रख दी और बस वेट करता रहा। ये कहानी सुनकर नेजुना को ये थोड़ा सा सैड लगता है, पर जब वो देखती है कि यामोरी के पास अब भी वही पुरानी वॉच है तो हंसी नहीं रोक पाती। और तब यामोरी उसको कहता है कि चलो थोड़ा सा वॉच के साथ मस्ती करते हैं। फिर दोनों अलग अलग हो जाते हैं और लॉन्ग डिस्टेंस पर वॉच के जरिए बात करने लगते हैं। यामोरी को ये फीलिंग बहुत ही पसंद आती है और वो थैंकफुल होता है कि उसने ये वॉच खरीदी थी। पर नेजुना शर्मा जाती है जब योरी के लफ्जों से उसे ऐसा फील होता है जैसे कि वो दोनों कपल हो। यामोरी चाहता है कि वो जल्दी से जल्द नेजुना से प्यार कर बैठे, जबकि नेजुना बस रात में उसे थोड़ा सा फीड करने का सोच रही होती है। थोड़ी देर के बाद नेजुना फिर से यामोरी को अपने साथ उठाकर पूरे शहर को ऊपर ले जाती है। इस बार वो उसके स्कूल के पास रुकती है और उसी जगह उसे फीड करती है। यामोरी के मन में बस यही चल रहा होता है कि काश वो पूरी रात ऐसे ही उसके साथ रह सके। वापस आते वक्त यामोरी अपनी पुरानी वॉच देखता है और सोचता है कि उसकी पेयर वाली वॉच अब कहाँ गई। तभी उसकी वॉच से एक बीप की आवाज आती है और वो पलट कर देखता है तो सामने अकीरा होती है, उसके स्कूल की एक लड़की। सुबह का समय होता है। अकीरा उससे पूछती है कि वो इतनी जल्दी क्या कर रहा है, पर यामोरी कुछ भी नहीं बोल पाता। इससे पहले नेजुना ने उससे पूछा था कि उसकी कोई दोस्त क्यों नहीं है, और ये बात सुनकर यामोरी खुद भी खामोश हो गया होता है क्योंकि उसे खुद भी नहीं पता होता है कि दोस्ती क्या होती है। नेजुना ने उसका मजाक बनाया था, पर यामोरी ने कहा था कि उसके बचपन में दोस्त थे, बस वो कभी उनसे फिर से बात नहीं कर सकता। अब अकीरा के सामने खड़ा यामोरी शॉक्ड हो जाता है
जब अकीरा बताती कि ये वॉच उसने उसे दी थी, वो कहती है कि वो दोनों हमेशा अलग क्लास में थे और उसे बहुत ही बुरा लगता था जब यामोरी दोस्तों के साथ रहने लगा, तब से उससे बात नहीं कर पाई। अकीरा कहती कि उसने सालों तक यामोरी के कॉल का वेट किया, पर जब वो कभी नहीं आया तो उसने उस वॉच को रख दिया। आज वो बस इसलिए बीप कर रही थी क्योंकि उसे फिक्र थी कि यामोरी स्कूल आना बंद कर चुका है और वो सिर्फ ये जानना चाहती है कि वो ठीक है या फिर नहीं। ये सब सुनने के बाद भी यामोरी थोड़ा सा कंफ्यूज और बहुत ही शौक में खड़ा रहता है। ये सुनने के बाद भी यामोरी थोड़ा सा कंफ्यूज और शौक में खड़ा रहता है। उसे यकीन नहीं होता है कि उसने कभी अकीरा को वॉच दी थी, पर जब अकीरा कहती कि उसने वो वॉच अपने मेल बॉक्स से उठाई थी, तब यामोरी को सब कुछ याद आ जाता है और अपना सर ठोक लेता है। अकीरा मुस्कुराकर कहती कि वो खुश है कि यामोरी ठीक है और उसे याद दिलाती है कि वो दोनों दोस्त हैं क्योंकि उसने उसके लिए वॉच छोड़ी थी और उसका शुक्रिया भी करती है। पर यामोरी सोच में पड़ जाता है कि शायद अकीरा उसके गेस्टर को बहुत ही गलत समझ बैठी क्योंकि बचपन में वो ज्यादा फ्रेंडली टाइप का नहीं था। जब उसके सारे दोस्त गेम्स खेला करते थे तब वो अकेला बैठकर छोटी छोटी चीजें जैसे कैंडो एंट्स को देखता रहता था। फिर भी अकीरा उसमें इंटरेस्टेड नहीं थी और उसके पास बैठकर आंट्स देखने लगी, सिर्फ इसलिए क्योंकि यामोरी उसके गेम्स में पार्टिसिपेट नहीं करता था। अब प्रेजेंट में सब कुछ याद करके यामोरी थोड़ा सा गिल्टी फील करता है और कहता है काफी टाइम हो गया है उन दोनों ने बात नहीं की। फिर वो नोटिस करता है कि अकीरा स्कूल यूनिफॉर्म में, तो पूछते है कि वो इतनी सुबह यूनिफॉर्म में क्यों है। अकीरा हंसती है और कहती है कि वो एक अर्ली बर्ड है, स्कूल जाने से पहले मॉर्निंग वॉक करती है। फिर वो यामोरी से पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, तो वो कहता है कि बस घर जा रहा था। जाने से पहले अकीरा कहती है कि कल इसी वक्त मिलते हैं और यामोरी एग्री कर लेता है। उस रात वो नजुना को कॉल करके अकीरा के बारे में बताता है, पर नजुना नींद में होती है इसलिए गुड नाइट कहकर फोन को रख देती है। कुछ दिन के बाद सुबह सुबह जब यामोरी फिर से घर से निकलता है, तब नजुना उसकी हैबिट को नोटिस करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि लगता है कि आजकल तुम जल्दी निकलने की आदत हो गई है तुम्हें। वो मजाक में कहती है कि तुम जो चाहो वो कर सकती हो क्योंकि हम दोनों का रिलेशन तो बस फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स वाला है। यामोरी कुछ बोल नहीं पाता और नजुना हंसी में कहती है कि मुझे पता है कि तुम किसी और लड़की से मिलने के लिए जा रहे हो। उसके रिएक्शन से नजुना को समझ में आ जाता है ये बात सच है। यामोरी कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है पर उसकी जुबान लड़खड़ाती है और वो वहाँ से भागकर अकीरा से मिलने चला जाता है। जब वो अकीरा के साथ चिल कर रहा होता है तब उसकी आंख पड़ती है नजुना पर, जो उन्हें दूर से छुप कर देख रही होती है और ये देखकर यामोरी घबरा जाता है और चिल्लाने लगता है जैसे उसकी जान निकल रही हो। पर नजुना बस मजाक में उड़ती है और कहती है अरे तुम मेरी पीठ पीछे अकीरा के साथ रोमांस कर रहे हो। पर वो ज्यादा रिएक्ट नहीं करती बल्कि चिल टोन में कहती है अकीरा को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अकीरा के मन में कुछ और ही चल रहा होता है। वो समझाती है कि नजुना अच्छी लड़की नहीं है और ये भी कहती है कि यामोरी ने स्कूल छोड़ दिया होगा सिर्फ इसके चक्कर में। तब नजुना अपनी बात को क्लियर करती है और कहती है कि उनका रिलेशन सिर्फ फिजिकल है, कुछ इमोशनल नहीं है। ये बात साबित करने के लिए वो वहीं पर यामोरी का ब्लड सक करती है, जिसे देखकर अकीरा बहुत ही शौक में आ जाती है और समझ जाती है कि नजुना एक वैम्पायर है। थोड़ी देर बाद सब एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं ताकि सब कुछ क्लियर कर सके। वहाँ नजुना एक बियर को ऑर्डर करती है जबकि यामोरी और अकीरा बस कॉफी पीना पसंद करते हैं। अकीरा बिना कुछ टाइम वेस्ट के सीधा मेन टॉपिक पर आ जाती है। वो यामोरी से उसके और नजुना के बारे में होने वाले डील के बारे में पूछती है। सबसे पहले वो पूछती है कि वो स्कूल क्यों नहीं आता। तभी नजुना बोल पड़ती है कि स्कूल तो लूजर्स के लिए होते हैं। ये सुनकर अकीरा फिर से गुस्सा हो जाती है और उसे चीप गर्ल कहकर बोलती है कि बीच में मत बोलो। इस सब के दौरान यामोरी हिम्मत उठाता है और अकीरा के सामने अपनी सच्चाई रख देता है। वो कहता है कि उसके लिए स्कूल कभी फन नहीं था। अकीरा भी मानता है कि स्कूल हमेशा से फन नहीं होता, लेकिन वो कहती है कि इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो स्कूल को छोड़ दे। अकीरा उसे इमोशनल तरीके से रिक्वेस्ट करती है कि उसके साथ स्कूल वापस आए क्योंकि जब भी यामोरी उसके पास होता है तो कुछ उसके लिए इंटरेस्टिंग लगता है। ये सुनकर यामोरी के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं बचता, जबकि नजुना अकीरा में थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाने लगती है। नजुना अपना इंट्रोडक्शन देती है और पूछती है क्या अकीरा सच में यामोरी की फ्रेंड्स हैं। जब अकीरा हाँ में जवाब देती है तो नजुना उससे कहती कि अगर वो इतनी अच्छी फ्रेंड्स थी तो इतने टाइम से उसे यामोरी से मिलने की कोशिश क्यों नहीं की। ये कहकर नजुना वहाँ से चली जाती है। यामोरी को लगता है कि वो नाराज है तो वो तुरंत उसके पीछे दौड़ जाता है। उससे मिलने के बाद नजुना कहती है कि वो नाराज नहीं है, लेकिन जब यामोरी ज्यादा पूछता है तो वो उस पर चिल्लाती है और उसे यूजलेस लूजर कहकर दौड़ती हुई चली जाती है। कई घंटों तक उसे ढूंढने के बाद भी जब यामोरी उसे नहीं ढूंढ पाता तो वो सोचता है कि नजुना इतना गुस्सा क्यों हो गई। इसी दौरान वो गिर जाता है, लेकिन फिर उठकर अपनी घड़ी के जरिए नजुना से कांटेक्ट करता है और सॉरी बोलता है। वो कहता है कि उसे नहीं पता है कि उसने क्या गलत किया, शायद से वो इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो अकीरा से मिल रहा था। नजुना कहती है कि उसे फ्रेंड्स बनाने से कोई मतलब नहीं है, लेकिन यामोरी उससे कहता है कि कम से कम वो ये बता दे कि वो गुस्सा क्यों है ताकि सब कुछ ठीक हो सके। ये सुनकर नजुना अचानक उसके सामने आ जाती है और कहती है कि वो सिर्फ इसलिए गुस्सा थी क्योंकि अब अकीरा ने उसे स्कूल ज्वाइन करने को कहा था। तो यामोरी ने कुछ भी नहीं बोला। यामोरी
कहता है कि उसके स्कूल जाने की कोई चांस नहीं है और सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि उसे नहीं पता था कि अकीरा को कैसे बताए कि वो वैम्पायर बनने का सोच रहा है। ये सुन के नेजुना के मन का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन जब वो यामोरी की लिप्स पर रेड जूस देखती है तो वो उसे किस करती है, मुस्कुराती है और कहती है कि फ्रेंड्स ऐसे ही करते हैं। अगली सुबह अकीरा क्लास में अकेली बैठी होती है, जहाँ टीचर्स बोरिंग लेक्चर दे रहा होता है कि ह्यूमन बॉडी को सही से काम कराने के लिए प्रॉपर स्लीप की जरूरत होती है। स्कूल के बाद अकीरा घर जाती है और सीधा शावर लेने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जब वो अपने बेड पर गिरती है तो थकान के मारे तुरंत सो जाती है और इसी तरह से उसका दिन खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ यामोरी का दिन रात में शुरू होता है जैसे ही सब सो जाते हैं। फिर वो चुपके से घर से निकलता है और नेजुना से मिलने के लिए। इस बार उसे नेजुना को ढूंढने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, पर उसे थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि नेजुना इस बार खुले में बैठी होती है। वो अभी उसके पास जाने का मूड नहीं होता है, इसलिए पहले थोड़ा वॉक करने लगता है। चलते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज घूमती है, वो किस जो कि उसने नेजुना के साथ किया था। और जब वो रास्ते में एक कपल को किस करते हुए देखता है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है। उस मोमेंट में उसके दिमाग में आता है कि सिर्फ वो लोग किस करते हैं जो कि एक दूसरे से सच में प्यार करते हैं। ये सोचकर वो बहुत ही खुश होने लगता है क्योंकि अगर वो नेजुना से प्यार करता है तो उसके लिए वैम्पायर बनने का एक कदम और कम हो जाता। थोड़ी देर के बाद नेजुना उसके सामने आ जाती है और कहती है कि वो कितनी देर से खुले में बैठी थी ताकि वो उसे आसानी से ढूंढ सके, पर वो इधर उधर भटक रहा था। इस पर यामोरी बस मुस्कुराता है और अपनी गर्दन सामने कर देता है उसे बाइट करने के लिए कहकर। यह देखकर नेजुना एक मोमेंट के लिए शॉक हो जाती है क्योंकि उसके अंदर एक अजीब सी फीलिंग जाती है, पर वो मौका नहीं छोड़ती और तुरंत उसे बाइट कर लेती है। खास बात ये होती है कि फीडिंग के बाद भी यामोरी अभी तक नॉर्मल ही था। नेजुना समझ जाती है और कहती कि वो अभी तक प्यार में नहीं पड़ा। उसे लगता है कि वो बस किस के बाद नेजुना से प्यार कर बैठा है, लेकिन नेजुना समझाती कि वो सिर्फ अट्रैक्शन था, लव नहीं। ये सुनकर यामोरी का एक्साइटमेंट एकदम खत्म हो जाता है क्योंकि उसे रियलाइज होता है कि वो सिर्फ नेजुना के किस के बाद थोड़ा सा फिजिकल फील कर रहा था बस। नेजुना बिना किसी हेजिटेशन के कहती कि चलो एक और राउंड किस कर लेते हैं, पर यामोरी तुरंत पीछे हट जाता है। वो कहता है कि उसे लगता है कि नेजुना एक प्लेयर है क्योंकि शायद से उसने बहुत ही लोगों को किस किया है, पर जब नेजुना बताती है कि ये उसका पहला किस था तो यामोरी एकदम से चुप हो जाता है। अगली रात जब घड़ी में नाइट मेड होता है तो अकीरा उठ जाती है। उसे नींद नहीं आ रही होती है और वो सोचती है कि स्कूल के लिए रेडी हो जाए। रास्ते में उसकी मुलाकात यामोरी से होती है। उसे अजीब लगता है कि वो इतनी जल्दी उठ गया। अकीरा तुरंत समझ जाती है कि वो नेजुना से मिलने के लिए जा रहा है। वो उससे कहती है कि थोड़ा सा रेस्ट कर ले क्योंकि बॉडी को स्लीप चाहिए होती है, पर यामोरी बात को टाल देता है और उससे कह देता है कि चलो तुम भी मेरे और नेजुना के साथ हैंग आउट पर चलते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सब मिलते हैं और नेजुना एक वीडियो गेम में यामोरी को बैडली हरा देती है। अकीरा साइड में बैठकर उन्हें खेलते हुए देखती रहती है। जब गेम खत्म होता है तो नेजुना अकीरा को चैलेंज करती है और कहती कि अगर वो हार गई तो वो उसे किस करेगी। अकीरा तुरंत मना कर देती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वो समझाती है कि अगर यामोरी जीता तो नेजुना उसे किस कर सकती है तो उसका रिएक्शन एकदम से शौक में बदल जाता है। अकीरा फिर यामोरी की तरफ देखती है और कहती कि वो चाहे किसी भी लड़की के साथ रहना चाहे उसका सपोर्ट करेगी, पर बात आते ही नेजुना पर वो उसे एक ट्रेसी मोस्टर कहकर साइड कर देती है। नेजुना ये सुनकर तुरंत बोलती है यामोरी उसे पसंद नहीं करता और फिर वो एक डेटिंग सिमुलेशन गेम निकालती है ताकि यामोरी उसे खेले। अकीरा पूरा सीन देखती रहती है और उसे समझ में आ जाता है कि यामोरी को वाटरमेलन एम्बेसडर टाइप की लड़कियां पसंद है, लेकिन वो फ्लैट बोर्ड्स के जस्टिस के साइड में भी है। और ये कहकर अकीरा थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है क्योंकि उसे पहले लगता था कि यामोरी और नेजुना के बीच में कुछ ज्यादा ही चल रहा है। थोड़ी देर में जब क्लॉक में 4 बजती है तो नेजुना कहती कि सबको थोड़ा सा नैप ले लेना चाहिए। यामोरी अपना गेम सेव करता है ताकि बाद में कंटिन्यू कर सके, लेकिन अकीरा शौक में रह जाती है जब उसे पता चलता है कि यामोरी तो रोज नेजुना के साथ सोता है। यामोरी तुरंत अपना डिफेंस करने लगता है पर नेजुना तुरंत उल्टा बोल जाती है। वो कहती है कि आज तो उसे 2 लड़कियों के बीच सोने को मिलेगा। नेजुना प्लान बताती है कि यामोरी को बीच में सुलाएगी। अकीरा ऑकवर्ड फील करती है और वो डिसाइड करती है कि वो स्कूल के लिए निकल जाए, पर यामोरी उसे रोक लेता है और कहता है कि अभी बाहर जाना डेंजरस है। नेजुना भी कहती है कि बारिश हो रही है और अम्ब्रेला भी नहीं है। ये सब कहकर वो और ज्यादा ऑकवर्ड बना देती है क्योंकि वो यामोरी के पास जाकर ऐसे बाइट कर लेती है। इस बार अकीरा थोड़ा गुस्से में पूछती है कि वो हमेशा उसे फीड क्यों करती रहती है। नेजुना हंसते हुए कहती कि यामोरी का टेस्ट उसे पसंद आया और खुद यामोरी ही चाहता है कि वो उसे फीड करे, पर अकीरा को ये बात झूठ लगने लगती है और वो सच जानने के लिए पूछती है। तब यामोरी अपनी असली डिजायर बताता है कि वो वैम्पायर बनना चाहता है। ये सुनकर अकीरा कहती कि अगर नेजुना ने उसे इतनी बार फीड किया तो उसे अब तक वैम्पायर बन जाना चाहिए, पर यामोरी समझाता है कि वैम्पायर तभी बना जा सकता है जब वो नेजुना से सच में प्यार कर बैठता। ये बात सुनते ही नेजुना शर्मा जाती है और बेड में लेट जाती है। कहती है कि अब सो जाते हैं। सो करते हुए यामोरी अकीरा से माफी मांगता है। कहता है कि उसने सब सच बताया है ताकि वो उसके लिए परेशान ना हो। अकीरा कहती कि वो बिल्कुल ठीक है और उसे कहती कि हाथ छोड़े, ड्रामा बंद करे और आराम से सो जाए। फिर दोनों के बीच में एक
एक इमोशनल बात होती है जिसमें अकीरा कहती कि चाहे यमोरी वैम्पायर ही बन जाए वो हमेशा उसकी दोस्त रहेगी। वो ये भी कहती कि एक दिन उसे स्कूल खींच कर लेकर जाएगी क्योंकि वैम्पायर को भी एजुकेशन की जरूरत होती है। यमोरी उसके शॉर्ट स्कर्ट की तरफ देखता है और थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है जो हमेशा ऊपर क्यों चढ़ जाती है। थोड़ी देर के बाद वो दोनों नींद में चले जाते हैं और जब अकीरा सुबह उठता है तो उसे रियलाइज होता है कि वो स्कूल के लिए लेट हो चुका है। जब अकीरा जल्दी से निकलती है तो नेजुना उसका मजाक उड़ाती है, कहती है कि लगता है कि तू इतनी सेटिस्फाइड इसलिए थी, शायद से सो गई। अंदर अंदर अकीरा भी जानती थी कि ये बात सच है। उस दिन थोड़ी देर के बाद नेजुना उठती है और इरिटेट होती है कि अभी रात नहीं हुई। टाइम पास के लिए वो वीडियो गेम खेलने लगती है लेकिन एक इम्पोर्टेंट मैच हार जाती है। तब उसे याद आता है कि उसका एक पार्सल आज जाने वाला था पर वो दिन में ही सो रही थी इसलिए मिस हो गया। थोड़ा गुस्सा आने के बाद वो डिसाइड करती है कि कन्वीनियंस स्टोर जाकर कुछ सामान खरीद ले। रास्ते में एक ट्रेसी कैट मिलती है जिसे कि वो खिलाने लगती है पर कुछ ही देर में उसे अफसोस होता है क्योंकि बिल्ली से बदबू आ रही होती है, इसलिए वो एक पब्लिक बाथ में जाकर नहा लेती है। नहाने से पहले वो अपनी रिस्ट वॉच रिसेप्शन के पास रख देती है ताकि वो चेक कर सके कि वो सभी सही से काम कर रहा है या फिर नहीं, क्योंकि यमोरी ने अब तक उससे कांटेक्ट नहीं किया। नहाने के बाद नेजुना थोड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है क्योंकि वैम्पायर अपना रिफ्लेक्शन मिरर में नहीं देख सकते, लेकिन जैसे ही उसकी वॉच बीप करती है वो सब भूल जाती है और तुरंत बाहर निकलती है। बाहर यमोरी मिलता है जो उसे देखकर बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाल खुले होते हैं और उसने शॉर्ट कपड़े पहने होते हैं। वो अपनी फीलिंग कंट्रोल करने की कोशिश करता है पर नेजुना हंसकर कहती है तुम्हें भी एक शावर ले लेना चाहिए। पब्लिक बात में यमोरी की दिमाग में बस नेजुना ही चलती रहती है। उसके अंदर कुछ ऐसे इमोशन जग रहे होते हैं जो कि उसने कभी महसूस नहीं किया। नहाकर जब वो बाहर आता है तो फिर से नेजुना से मिलता है। उसके अंदर की वर्ल्डली डिजायर्स इतने बढ़ जाते हैं कि उसे नेजुना की बातें सुनाई ही नहीं देती। जब नेजुना उसके बिल्कुल सामने आती है तब जाकर उसको होश आता है और उससे कहता है कि वो उसे फीड करे। नेजुना जो ऐसे मौके कभी नहीं छोड़ती तुरंत उसके आगे जाती है और तुरंत फीड करने लगती है। यमोरी चाहता है कि वो भी ऐसा करे क्योंकि जब नेजुना उसे फीड करती है तब उसके इमोशन क्लियर हो जाते हैं और वो समझ पाता है कि क्या उसे सच में प्यार करता है या नहीं। और इस बार नेजुना थोड़ा ज्यादा ही फीड कर लेती है क्योंकि वो खुद भूखी होती है। प्रोसेस पेनफुल होता है लेकिन फिर भी यमोरी के अंदर कुछ अजीब एक्साइटमेंट जग उठती है। फीड खत्म होने के बाद वो सांस संभालता है और एक जगह पर पॉइंट करके कहता है वहाँ बैठते हैं, पर जैसे ही वो देखता है वो जगह एक लव होटल होती है। नेजुना के फेस पर शैतानी स्माइल आ जाती है और उसे आइडिया बहुत ही पसंद आता है क्योंकि वो खुद चाहती कि थोड़ा मस्ती करे। जब यमोरी अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है नेजुना उसकी फीलिंग पर सीधा वार करती है और कहती कि जब वो उसे फीड कर रही थी तब वो उसके दिमाग में चल रहे सब कुछ फील कर सकती थी। फिर वो बोलती है देखो तुम चाहे मुझे दोस्त समझो पर कभी कभी थोड़ा डर्टी सोच लेना कोई क्राइम नहीं होता। नेजुना फिर से उसे फीड करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड होती है क्योंकि उसके इमोशन का टेस्ट उसके लिए बहुत ही अलग था। उसे ये देखने की भी बहुत ही क्यूरियोसिटी होती है कि हर बार उसकी इमोशन का फ्लेवर कैसा होगा, स्पेशली जब पहली बार उसका टेस्ट इतना अच्छा लगा था। इसके बाद नेजुना अपना टाइम पास करने के लिए एक वीडियो गेम खेलने लगती है, वो भी फुल वॉल्यूम पर ताकि दूसरे लोग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाए। पर उसको थोड़ा सा बुरा लगता है जब उसको गेम के पैसे खुद देने पड़ते हैं। थोड़ी देर के बाद जब यमोरी और नेजुना साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं यमोरी को याद आता है जब नेजुना ने उससे कहा था कि उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। ये सोचकर उसके मन में थोड़ा सा डाउट आता है क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि नेजुना ने पहले भी किसी और का टेस्ट लिया होगा। ये बात सोचकर वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करता है। तभी नेजुना कैजुअली एक लड़के की तरफ पॉइंट करती है जिससे कि वो पहले फीड कर चुकी थी और ये देखकर यमोरी शौक में आ जाता है। नेजुना उसके एक्सप्रेशन से समझ जाती कि यमोरी ये सब नहीं सुनना चाहता और वो थोड़ा सा जेलस लग रहा था, तो मजाक में कहती कि मैंने पहले सिर्फ लड़कियों से ही फीड किया है पर वो सिर्फ तुमसे ही करती हूँ। ये सुनकर यमोरी बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि वो पहले लोगों से फीड कैसे करती थी। तब नेजुना बताती है कि वो पहले लोगों को अपने अपार्टमेंट बुला लेती थी और उन्हें कुछ नोटिस सर्विस के बहाने से अपने पास रखती थी। फिर वो अपना पुराना आउटफिट पहनकर दिखाती है और बताती है कि वो पहले एक प्रोफेशनल कल्डरर थी जहाँ कभी कभी हैप्पी एंडिंग भी होती थी। और ये सुनकर यमोरी बहुत ही शॉक्ड हो जाता है और उसका मेन्यू देखने लगता है जिसमें लिखा होता है मसाज सर्विस। वो क्यूरियस होकर कहता है कि मुझे एक मसाज चाहिए और ये सुनते ही नेजुना उस पर जंप कर जाती है और मसाज स्टार्ट कर देती है। धीरे धीरे सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड बन जाती है पर यमोरी खुद को समझाता है कि उसके मन में कोई गलत इरादा नहीं है। पर जब नेजुना उसके नेक के पास आती है तो उसे समझ में आता है कि नेजुना अपने क्लाइंट्स को तब फीड करती थी जब वो पूरी तरीके से रिलैक्स्ड होकर सो जाते थे। टाइम के साथ दोनों के बीच में एक नेचुरल क्लोजनेस आ जाती है। पर जब सीन इंटरेस्टिंग होने लगता है तभी डोरबेल बज जाती है। नेजुना देखकर कहती कि ये तो मेरा पुराना कस्टमर कयूमी है। वो थोड़ी थकी हुई होती है इसलिए वो यमोरी से कहती है कि तुम उसे हैंडल कर लो। थोड़ी देर के बाद यमोरी कमोई का वेलकम करता है और जैसे ही वो बताती है कि उसे मसाज चाहिए यमोरी नेजुना के पास चला जाता है। वो देखता है कि नेजुना फिर से वीडियो गेम खेल रही होती है और वो फिर गुस्से में कहता है तुम तो कह रही थी तुम टायर्ड हो
नेजुना उसे कन्विंस करने लगती है कि वो कयूमी को मसाज दे दें, पर जब यामोरी मना करता है तो नेजुना कहती कि अब उसके पास पैसे नहीं बचे और वो पहले इन्हीं सर्विस से कमाई करती थी। तब यामोरी को पता चलता है कि कमुई एक ऑफिस में काम करती है जहाँ पर उसके मेल कोलिग्स उसे गलत नजर से देखते हैं, इसलिए उसे उनके साथ ड्रिंक पीना पसंद नहीं है और वो ज्यादातर अपने ऑफिस में ही लेट नाइट तक काम करना पसंद करती है। कमुई के लिए एक कॉर्पोरेट लाइफ संभालना बहुत ही मुश्किल हो गया था, इसलिए वो कभी कभी नेजुना के पास बॉडी मसाज के लिए आती थी। कई सेशंस में तो वो इतनी ज्यादा रिलैक्स्ड हो जाती थी कि खुशी खुशी आंसू तक निकल जाते थे। नेजुना के टच से उसे पीस मिलता था, लेकिन इस बार जब उसे पता चलता है कि एक लड़का उसे मसाज देने वाला है तो उसे थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। जब वो अपना टर्न आने का वेट कर रही होती है तब दूसरी तरफ यामोरी को नेजुना एक डील देती है, अगर उसने कमुई को अच्छा मसाज दिया तो उसे एक किस देगी। ये सुनकर यामोरी मोटिवेट हो जाता है और बिना टाइम वेस्ट किए कमुई के रूम में चला जाता है। वो एक नर्स स्टाइल में कॉस्प्ले आउटफिट पहना हुआ होता है और जैसे ही मसाज स्टार्ट करता है कमुई उसे कहती है कि थोड़ा सा हार्ड करो, मुझे टेंशन रिलीज चाहिए। ये सुनकर यामोरी और फोकस्ड हो जाता है क्योंकि उसके दिमाग में रिवॉर्ड का थॉट चल रहा होता है। मसाज के बीच में कमुई क्यूरियोसिटी में पूछती है कि तुम्हारी एज क्या है। यामोरी बताता है अपनी एज, तो वो बहुत ही हैरान हो जाती है और कहती है फिर तुम काम क्यों कर रहे हो। यामोरी कामली कहता है मुझे पैसे की जरूरत है और मुझे रातों में जागना पसंद है और वो फीलिंग मिस करना नहीं चाहता। ये सुनकर कमुई थोड़ा सा इमोशनल फील करती है क्योंकि उसे अपने स्कूल डेज याद आ जाते हैं जब वो रात में अकेले स्टोर तक जाती थी और थोड़ी देर के लिए खुद के साथ टाइम बिताती थी। अब वो उन नाइट वॉक्स को मिस करती है। फिर वो यामोरी से पूछती है तुमने स्कूल क्यों छोड़ दिया। यामोरी कैजुअली कहता है कि बोरिंग लगता है और ये सुनकर कमुई जोर से हंस पड़ती है और कहती है कि लगता है कि मैं भी थक गई हूँ इसलिए तो यहाँ पर आई हूँ। वो बताती है कि ऑफिस में लोग बस फेक स्माइल के साथ ही बिहेव करते हैं पर असली में कोई भी खुश नहीं है। उसे लोगों के बीच में रहना पसंद नहीं है और उसके काम में अकेले रहने का ऑप्शन नहीं है। ये सब सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है कि अब सब चीजों से थक चुकी है वो। तभी उसका फोन बजता है और उसके बॉस का कॉल आता है। रात काफी हो चुकी होती है पर बॉस उसे तुरंत ऑफिस बुलाता है। यामोरी ये सब देखकर बहुत ही शौक हो जाता है। उसे लगता है कि कमुई भी उसकी तरह ही है। दोनों अपनी लाइफ से थक चुके होते हैं और वो उससे कहता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, आज रात यहीं पर रुकोगी, हमारा सेशन अब भी खत्म नहीं हुआ है। अपनी बात को सीरियस दिखाने के लिए वो नेजुना को बुलाता है। नेजुना एक वॉल के अंदर से बाहर आती है जिसे देखकर कयूमी बहुत ही शौक हो जाती है। यामोरी उससे कहता है कि इसे रोक दो, ये जाने वाली है। नेजुना चिल टोन में कहती है ओके और बिना कुछ सोचे कयूमी को सीधा खिड़की से बाहर फेंक देती है। जब कयूमी गिरने वाली होती है तभी यामोरी तुरंत कूदकर उसे पकड़ लेती है। नेजुना दोनों को एक राइड देती है और कमुई जमीन पर आते ही सांस लेने के लिए स्ट्रगल करती है, लेकिन यामोरी फिर भी इंसिस्ट करता है कि वो वापस अपनी जॉब पर ना जाए। कयूमी उससे कहती है कि उसके पास कोई चॉइस नहीं है और ये स्कूल नहीं है जहाँ पर वो इजिली बंक कर सके। जब बॉस बुलाता है तो उसे जाना ही पड़ता है। तब यामोरी उसे बताता है कि नेजुना एक वैम्पायर है और वो खुद भी वैम्पायर बनने की कोशिश कर रहा है ताकि रात का मजा ले सके। कयूमी को ये बात बहुत ही अजीब लगती है लेकिन साथ ही वो हंसने लगती है। उसके चेहरे का स्ट्रेस चला जाता है और उसका मूड हल्की सी हंसी के साथ लाइट हो जाता है। रात का असली मजा महसूस करने के बाद वो समझ जाती है कि वो हमेशा ऐसा नहीं कर सकती और वापस अपनी जॉब पर लौटने का फैसला करती है। जाने से पहले वो यामोरी को थैंक यू कहती है और बोलती है कि अब वो काफी हल्का महसूस कर रही थी। यामोरी मुस्कुराता है और वादा करता है कि जब वो वैम्पायर बनेगा तो कयूमी को भी वैम्पायर बना देगा। बाद में नेजुना उसे उस प्रोमिस के लिए छेड़ती है जब उसने कमुई से किया था, स्पेशली जब उसे खुद भी नहीं पता था कि वो कब वैम्पायर बनेगा। और यामोरी कॉन्फिडेंट टोन में बोलता है कि वो लड़कियों में पॉपुलर है तो कमुई उससे प्यार कर ही लेगी। अगले दिन जब यामोरी नेजुना के घर पर आता है तो नेजुना कहती है कि कुछ फन करते हैं। यामोरी एक मिडनाइट पूल पार्टी का आइडिया देता है। नेजुना तुरंत रेडी हो जाती है और यामोरी सोचता है कि स्विम सूट में कितनी हॉट लगेगी, पर जब वो पार्टी में आती है तो नॉर्मल आउटफिट में होती है। फिर भी यामोरी के लिए वो सब स्विम सूट वाली लड़कियों से ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है। जब नेजुना ड्रिंक लेने के लिए जाती है तो आसपास के सब लड़की उसे देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं। यामोरी का दिल जलन से भर जाता है जब वो देखता है कि दो लड़के उससे बात कर रहे थे। जब उनसे पूछा जाता है नेजुना कैजुअली बोल देती है कि यामोरी तो घर चला गया है और वो उन लड़कों के साथ ड्रिंक एक्सेप्ट कर लेती है। और ये देखकर यामोरी का पेशेंस टूट जाता है और वो तुरंत नेजुना को खींचकर वहाँ से बाहर ले जाता है, उसे कहने के लिए कि उसे ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। यामोरी क्लियरली कहता है कि उसे ये पूल पार्टी बिल्कुल भी मजेदार नहीं लगी और सब लड़के सिर्फ उस पर ही लाइन मार रहे होते हैं। नेजुना जब उसके उदास चेहरे को देखती है तो वो एक प्राइवेट पूल में चली जाती है, उसके स्कूल के पूल में, जहाँ पर सिर्फ वो दोनों ही होते हैं। सिर्फ 5 मिनट में यामोरी का मूड चेंज हो जाता है, फिर वो नॉर्मल हो जाता है और जैसे पहले कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वो नेजुना को अपना ब्लड पीने के लिए देता है और उसके बाद क्या हुआ वो कैमरा में दिखाया ही नहीं जा सकता। वीकेंड के दिन यामोरी चुपके से बाहर निकलता है, ये सोच कर कहीं स्कूल के किसी स्टूडेंट से टकरा ना जाए। तभी पीछे से एक लड़की उसे बुलाती है, वो कासुमी होती है। वो भी इस बात को लेकर बहुत ही परेशान होती है कहीं अपने बॉस या कोलिग से ना मिल जाए।
अपनी तरफ से थैंक्स कहने के लिए वो यामोरी को एक ड्रिंक खिला देती है, क्योंकि उसने उसे वैम्पायर बनने का वादा किया था। और ये सोचकर ही काइसुम का दिल बहुत ही थोड़ा हल्का महसूस होता है। जब वो चली जाती है यामोरी थोड़ा सा कंफ्यूज होती है, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे बिना वजह के गिफ्ट दिया था। पर तभी बरसात शुरू हो जाती है और एक छोटी सी शेड के नीचे खड़ा हो जाता है। वहाँ वो देखते कि एक लड़की एक लड़के को रिजेक्ट करती है, लेकिन अगले ही पल वो उसकी तरफ हाथ हिलाकर वेव करती है। जब यामोरी अपना ड्रिंक लेने के लिए जाता है तब वो लड़की उसके पास आती है। उसका नाम होता है सिरी। सिरी काफी अट्रैक्टिव होती है, इसलिए यामोरी को ये बहुत ही अजीब लगता है कि ऐसी लड़की उसे बात करना चाहती है। सिरी बताती है कि पहले जो लड़का उससे बात कर रहा था उसने उसे डेट पर ले जाने के लिए पैसे तक ऑफर किए थे। ये सुनकर यामोरी थोड़ा उदास हो जाता है और उसे सोसाइटी का हार्श रियलिटी महसूस होता है। पर सिरी कैजुअली कहती है कि वो खुद चाहती थी कि वो खुद उसे अप्रोच करे, बस पहला लड़का उसके टाइप का नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया। यामोरी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर गलती से सिरी के चेस्ट पर चली जाती है और जब उसे देखता है तो वो पकड़ा जाता है। तब सिरी अपनी स्कर्ट थोड़ा सा खोल देती है, जैसे जानबूझकर उसे टीज कर रही हो। यामोरी ऑकवर्डली नजर हटा लेता है, पर सिरी उसका ड्रिंक उठाती है और कहती है कि उसे वो पसंद आया, फिर तुरंत वहाँ से चली जाती है। यामोरी सिर्फ अपने ड्रिंक वापस लाने और इंश्योर करने के लिए कि वो सेफ है उसके पीछे जाता है। जब वो कॉर्नर में पहुंचता है तो सिरी उसे हक करती है और कैजुअली उसका नाम बोल देती है, जबकि यामोरी ने अपना नाम उसे बताया ही नहीं था। उसके पीछे हटने से पहले ही वो यामोरी पर अपने दांत दिखाती है, जैसे वो उसे फीड करने वाली हो। तभी अचानक से नेजुना आकर सिरी का हाथ तोड़ देती है और यामोरी शोक में आ जाता है और समझ जाता है कि सिरी तो वैम्पायर है। सिरी नेजुना को टीज करते हुए कहती है कि वो सिर्फ उसी पर फीड करती है और पूछती कि उसने अब तक यामोरी को वैम्पायर क्यों नहीं बनाया। सिरी याद दिलाती कि वैम्पायर रूल के हिसाब से ये गलत है, पर जैसे ही वो धमकी देती कि वो यामोरी का प्योर ब्लड जूस पी जाएगी, नेजुना का गुस्सा फट जाता है और वो सिरी को बुरी तरीके से हरा देती है। लेकिन तब एक और वैम्पायर आती है जिसका नाम होता है कबूरा। वो नेजुना के बीच में आकर यामोरी को उठाती है और उसके साथ उड़ जाती है। कबूरा उसे एक और जगह ले जाती है जहाँ पर 3 और वैम्पायर लड़कियां उसका गर्म जोशी से वेलकम करती है। यामोरी जैसे ही उन वैम्पायर के बीच में पहुँचता है तो वो बहुत ही हैरान हो जाता है। सभी लड़कियां इतनी ब्यूटीफुल होती है, उसे लगता है शायद से हर वैम्पायर नेचुरली होती है बहुत ही हॉट। तब एक वैम्पायर निको उसकी तरफ आती है और एक टीसिंग स्माइल के साथ कहती है, जो चाहे चुन लो, किसी के साथ अपनी पसंद बना के। पर उसके अगले लफ्ज यामोरी के होश उड़ा देते हैं। वो कहती है कि अगर उसने किसी को नहीं चुना तो वो उसे मार देगी, क्योंकि अब उसे वैम्पायर के एग्जिस्टेंस के बारे में बहुत ही कुछ पता चल गया है। यामोरी थोड़ा घबरा जाता है, पर फिर भी सीधा जवाब देता है, मुझे नेजुना ही चाहिए। ये सुनकर वहाँ पर सब वैम्पायर्स बहुत ही शौक में आ जाती है। निको हैरान होकर पूछती है कि वो नेजुना जैसे सिंपल वैम्पायर को क्यों चूज करेगा, जबकि उसके सामने 4 दुनिया की सबसे हॉट वैम्पायर्स खड़ी हैं। तब एक और वैम्पायर मिडोरी कैजुअल टोन में कहती है कि कोई बात नहीं, वो अभी भी मेरा हो सकता है। उसे पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि वो यामोरी को अपना बना लेगी, बस इसलिए क्योंकि उसका वी कार्ड अब भी सेफ था। कंपटीशन को देख कर निको और भी ज्यादा बोल्ड हो जाती है और यामोरी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन यामोरी फिर भी उसे नेजुना से कंपेयर कर देता है और ये बात निको के लिए एक इंसल्ट जैसी होती है। धीरे धीरे सबको ये समझ में आता है कि बाकी वैम्पायर्स नेजुना को पसंद नहीं करती, क्योंकि वो इंसानों को सेड्यूस करके उन्हें वैम्पायर बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है, जबकि उसके रेसेस के लिए ये बहुत ही जरूरी है। उधर दूसरी तरफ नेजुना ने सिरी के साथ अपनी फाइट खत्म कर ली होती है और वो समझ जाती कि बाकी वैम्पायर्स क्या कर रहे हैं। सिरी बहुत ही हैरान हो जाती है जब नेजुना खुद कहती है कि वो किसी वैम्पायर को नहीं बनाने वाली है। सिरी बहुत ही हैरान हो जाती है जब नेजुना खुद कहती है कि वो किसी को वैम्पायर नहीं बनाने वाली है। सिरी हंसती हुई कहती है कि यामोरी सिर्फ टाइम पास था, पर जब वो नेजुना कहती है कि वो यामोरी को वैम्पायर बनाना चाहती है तो सिरी लिटरली बहुत ही शौक में आ जाती है। वैम्पायर मीटिंग में वापस मिडोरी अपनी डीमन एक्सपेंशन एक्टिवेट करती है, एक ऐसी पावर जिसमें उसका हर मुंह सेडिक्शन से भरा होता है। वो पूरी कोशिश करती है कि यामोरी उसके चाम में आ जाए, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता है जब यामोरी सीधा उसे मना कर देता है और ये पहली बार था जब किसी ने उसे नो बोला हो। तब एक और वैम्पायर हात्सुकी यामोरी को धमकी देती है कि वो अब किसी एक को चूज करे वरना उसकी मौत पक्की है, पर सब बहुत ही चुप हो जाते हैं जब यामोरी कामली कहता है, मुझे तो खुद वैम्पायर बनना है। पहले तो सबको लगता है कि वो सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, पर जब वो कहते हैं कि वो नेजुना से प्यार में पड़ना चाहता है तभी नेजुना वहाँ आ जाती है। वो कुछ मिनट तक कुछ भी नहीं कह पाती, बस चुप खड़ी रहती है। फिर वो हिम्मत करके यामोरी से कहती है कि मेरे साथ चलो, और उसके बोलते ही निको बीच में आ जाती है और कहती है, पहले बताना पड़ेगा कि तू यामोरी के साथ आखिर करना क्या चाहती है। वो सब समझाने की कोशिश करते हैं, पर नेजुना के पास कोई प्लान नहीं होता। इसे कबूरा मौका देखकर यामोरी के पास आती है और उसे सेड्यूस करने लगती है, ये जानने के लिए कि वो कितना स्पेशल क्यों है। लेकिन जैसे ही वो उसे कुछ करने वाली होती है, नेजुना गुस्से में आकर उसे वॉर्न करती है कि अगर एक और कदम आगे बढ़ाया तो मैं तुझे मार दूंगी। निको उसे शांत रहने के लिए कहती है, पर सबके मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, नेजुना यामोरी के लिए इतनी पॉसेसिव क्यों है? क्या वो उसे सच
सच में वैम्पायर बनाना चाहती है या कुछ और ही चल रहा है। उसी वक्त यामोरी सबके सामने सच बताता है। वो कहता है कि नेजुना उसे चाहती है क्योंकि उसका टेस्ट उसके लिए बहुत ही अलग और खास है, और जब से वो उससे मिला है तब से वो खुद दिल से वैम्पायर बनना चाहता है। पर ये सुनकर भी निको और बाकी सभी वैम्पायर्स उससे कह रहे होते हैं कि वो अब तक नेजुना की बात पर विश्वास नहीं करेंगे जब तक वो उसकी असली इंटेंशन क्लियर नहीं हो जाते। तब यामोरी उन्हें बताता है कि नेजुना ने उसके प्यार में पड़ने की बात मान ली थी, पर बात यहाँ पर खत्म नहीं होती। सब लोग बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं जब यामोरी ऐसे बात करता है जैसे उसके पास वैम्पायर बनाने के लिए अनलिमिटेड टाइम हो। ये सुनकर निको उसे समझाती है, तुम्हें 1 साल के अंदर वैम्पायर बनना होगा वरना कभी भी नहीं बन पाओगे। ये बात यामोरी के होश को उड़ा देती है। वो नेजुना की तरफ देखता है। वो कैजुअली कहती है, अरे हाँ, वो ये पार्ट बताना भूल गई थी टेंशन कम करने के लिए। फिर वो उसके पास आती है, उसे किस करती है और कहती है ये तुम्हारा रिवॉर्ड है क्योमी को मसाज देने के लिए। फिर उसे ले जाती है वहाँ से। रास्ते में यामोरी पूरी रात के इवेंट के बारे में सोचता रहता है और अपने मन में कहता है कि शायद से मैंने खुद को मुश्किल में डाल लिया। नेजुना उसके उदास चेहरे को देखकर पूछती है क्या हुआ, पर वो बस मुस्कुराता है और कहता है मुझे खुशी है कि सबसे पहले तुमसे मिला। सुबह होने पर यामोरी अपनी दोस्त अकीरा को सब कुछ बताता है वैम्पायर बनने की बात, और वो 1 साल का डेडलाइन है। अकीरा सुनकर बहुत ही शौक में आ जाती है और कहती है तो मतलब अगर 1 साल के अंदर नहीं बने तो वो लोग तुम्हें मार देंगे। ये बात यामोरी के दिल में डर बैठा देती है, लेकिन अकीरा उसे काम करते हुए कहती है चिंता मत करो, मैं मदद करूंगी। दिन निकलता है। अकीरा स्कूल जा रही होती है और वो सोचती है कि यामोरी ठीक है रहेगा या नहीं। उसे याद आता है कि स्कूल में वो हमेशा एक ब्राइट स्टूडेंट था, पर अब लगता है कि जैसे वो एक अलग ही इंसान बन गया हो। ये सोच ही रही होती कि अचानक उसकी मुलाकात उसके पुराने दोस्त महारू से होती है जो सीढ़ियों पर सोया हुआ मिलता है। वो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो वो हंसते हुए कहता है कि कल रात एक लड़की के साथ था, उसी के बाद से नींद आ गई। पता चलता है कि वो लड़की उससे बड़ी है और महारू कैजुअली कहता है कि ओल्डर वाली लड़कियां ज्यादा टेस्टी होती है। अकीरा बहुत ही शौक में रह जाती है और वो सोचती है FBI ओपन अप, पर महारू बात को बदलकर पूछता है कि बाय द वे यामोरी कैसा है, आजकल वो स्कूल नहीं आ रहा है। उसके ये कहने पर ही अकीरा थोड़ा इमोशनल हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि महारू और यामोरी कभी इतने क्लोज ही नहीं थे। पहले भी महारू एक कूल किड था, जैसे आसपास हमेशा दोस्तों का ग्रुप रहता था, और शायद इसी वजह से अकीरा और यामोरी कभी उसके इतने पास नहीं आए। इस टाइम पर महारू अकीरा से कहता है कि वो यामोरी को उसकी तरफ से ही बोल दे क्योंकि वो आजकल उसके बारे में सोच रहा था। जैसे ही महारू वहाँ से जाता है, अकीरा भी वही शौक में होती है और वो सोच रही होती है कि वो सच में हॉट स्टेप मॉम्स में इंटरेस्टेड है क्या। फिर उसके दिमाग में स्कूल के वो दिन याद आते हैं जब वो और यामोरू एक साथ स्कूल ग्राउंड पर चींटियों को देख रहे थे। तभी महारू वहाँ पर आता है और यामोरी से कहता है कि उसके बेसबॉल टीम में ज्वाइन कर ले। पहले तो यामोरी मना कर देता है क्योंकि उसे गेम खेलना नहीं आता था, लेकिन महारू उससे कहता है कि उसे बेसिक सिखाएगा, तो मजबूरन यामोरी मान जाता है। अब प्रेजेंट टाइम में अकीरा देखती है कि महारू के पास अब खुद के लिए टाइम भी नहीं बचा और वो चाहती कि वो थोड़ा सा रेस्ट कर सके। शाम के टाइम पर यामोरी नाइट वॉक के लिए निकलता है। तभी अचानक से सिरी उसके सामने आ जाती है। उसको देखते ही यामोरी घबरा जाता है क्योंकि उसको अपनी लास्ट मीटिंग याद आ जाती है। वो तुरंत भागने लगता है, पर सिरी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसे कुछ भी नहीं करेगी, बस थोड़ा सा बाइट करना चाहती है। पर यामोरी बिना सोचे समझे उसे मना कर देता है। सिरी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड होती है, लेकिन फिर उसकी बातें सुनने लगती है। यामोरी उससे कहता है कि 1 साल का टाइम बहुत ही कम है वैम्पायर बनने के लिए। उसे लगता है कि वो ये कर ही नहीं पाएगा। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये होती है कि उसे अभी तक प्यार का मतलब ही समझ में नहीं आया। ये बात सुनते ही सिरी के तो नोज ब्लेड निकलने लग जाते हैं क्योंकि यामोरी उसके लिए इतना इनोसेंट लग रहा था। तब सिरी उसको कुछ आइडियाज देती है कैसे वो नेजुना के साथ प्यार में पड़ सकता है। थोड़ी देर के बाद यामोरी नेजुना के घर पर पहुंचता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ डेट पर चले। नेजुना बिना सोचे समझे तुरंत मना कर देती है, जिससे यामोरी नाराज हो जाता है और कहता है कि तुम्हें वीडियो गेम से फुर्सत नहीं मिलती है क्या। नेजुना उससे कहती है कि तुम अभी मेरे लेवल की नहीं हो, पर यामोरी मजाक में कहता है कि मैं आज रात 1 और इंच ग्रो हो जाऊंगा, और ये सुनकर नेजुना हंसते हुए मान जाती है। वो दोनों मूवी डेट पर जाते हैं, पर नेजुना को जल्दी बोर होने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि ये सब सिरी के आइडियाज थे, पर यामोरी इतना डरे हुए होता है कि उसका नाम तक नहीं लेता। लास्ट में लिखे सब एक्टिविटीज करने के बाद नेजुना का मूड चला जाता है और वो उस दिन के लिए यामोरी को छोड़ लेती है। रात में यामोरी अपने बेड पर पड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि गलती कहाँ हुई। तभी नेजुना को उसकी याद आती है और उसे थ्रस्ट फील होती है। और रात के टाइम उसके पास आती है और उसे नाइट स्काई देखने के लिए ले जाती है। दोनों कुछ देर तक ऊपर उड़ते हैं। फिर नेजुना उसका ब्लड पीती है और काम खत्म होते ही बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। यामोरी परेशान होता है
है और वो सोचता है कि वो इतनी जल्दी क्यों चली गई। तभी उसे रास्ते में महारू और उसके दोस्त दिखाई देते हैं। वो तुरंत चुप हो जाता है ताकि कोई उसे देख न ले, लेकिन जैसे ही वो सोचता है कि सब सेफ है, महारू पलट कर वापिस आता है और उसे मिलने के लिए रुक जाता है। महारू यामोरी को एक छोटी सी जगह पर ले जाता है जहाँ पर दोनों आपस में बात कर सके। यामोरी को यकीन नहीं होता है कि महारू अब भी उसे याद करता है। महारू मुस्कुराते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स हम दोस्त हैं यार, और उसे याद दिलाता है कि उनके ग्रुप में अकीरा भी हुआ करती थी। उस टाइम यामोरी जानता था कि अकीरा और महारू अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो अकीरा के आसपास हमेशा थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता था, समझ नहीं पाता था कि कैसा बिहेव करे। महारू के साथ ऐसा कोई इशू नहीं था, वो तो स्कूल का कूल स्टूडेंट था जो कि सबके साथ इजीली घुल मिल जाता था। ऊपर से उसके पेरेंट्स का एक फ्लावर शॉप भी था, इसलिए लोग उसके बारे में हमेशा अच्छा ही बोलते थे। आज भी यामोरी को ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि महारू अब उसे भी अपना दोस्त मानता है। लेकिन तभी अचानक अकीरा वहाँ पर आ जाती है। रात का टाइम होता है और वो अभी अभी उठी होती है। जैसे वो यामोरी को देखती है वो तुरंत उसको डांटने लगती है। वो स्कूल बंक करके रात भर किसी लड़की के साथ घूम रहा है। अकीरा चाहती कि महारू उसे समझे, पर महारू तुरंत निकल जाता है क्योंकि उसकी स्टेप मॉम उसे बुला रही होती है। उधर नेजुना बियर को एंजॉय कर रही होती है और वो सोचती है कि यामोरू अब तक कहाँ रह गया। थोड़ी देर के बाद यामोरी आ जाता है और नेजुना उसका हाथ पकड़कर उसके साथ रात में वॉक पर निकल जाती है। उसे थोड़ी देर पहले नेजुना ने महारू को एक लड़की के साथ देखा था, जिसे देखकर उसे बहुत ही अजीब सा फील हुआ था। उसके लिए वो लड़का एक नो गो जोन टाइप का था। दूसरी तरफ सिरी अकेली बैठी होती है और उसके डीएम्स में लड़कों के मैसेज की बारिश हो रही होती है। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता और अंदर से वो बहुत ही इरिटेट फील करती है। पहले कभी उसने सोचा था कि उनमें से एक को किसी वैम्पायर बना देगी, पर अब उसका बिल्कुल मन नहीं है। तभी वो पीछे मुड़कर देखती है और यामोरी को वो देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसे हक करने के लिए आगे बढ़ती है, नेजुना उसे जोर से किक मार देती है। सिरी गिर जाती है और संभलते हुए यामोरी से कहता है, तुमने इतना ज्यादा रिएक्शन क्यों दिया? नेजुना कहती है, मुझे लगा कि वो तुम्हें हर्ट करेगी और मुझे तो बस उसका फेस देखते ही पैर हिलने लगते हैं। मतलब उसका ये किक एक फ्लैक्स था। और यामोरी को ये बिल्कुल भी कूल नहीं लगता। अगले मोमेंट पूरा मैसी हो जाता है। दोनों वैम्पायर्स एक दूसरे से लड़ने लगती हैं, ये डिसाइड करने के लिए कि आज रात यामोरी को कौन अपना डैडी बनाएगी। सिरी फिर से हार जाती है और जाते हुए बस इतना कहती है, मैं तो बस उसे थोड़ा सा टीज कर रही थी। पर यामोरी को लगता है कि किसी के अंदर कुछ गड़बड़ है और वो उदास सी लगती है, इसलिए वो नेजुना को छोड़कर सिरी के पास चला जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। पता नहीं कैसे पर दोनों एक कराको स्पॉट पर पहुंच जाते हैं। वहाँ सिरी थोड़ा अपना मूड हल्का करने के लिए कहती है कि उसके पास इतने सारे लड़कों के मैसेज आते हैं कि उसका दिमाग खराब हो जाता है। फिर वो रिलैक्स होने के लिए एक सॉन्ग गाने लगती है, लेकिन यामोरी को उसका सॉन्ग बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो कहता है कि ये नए सॉन्ग मुझे पसंद नहीं आते, मुझे तो पुराने गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं, वो भी ऐसे जो कि उसके पैदा होने से 20 साल पहले रिलीज हुए थे। ये सुनकर सिरी हंसती है और कहती है, तुम्हारा तो कोई लाइफ ही नहीं है ना, बस रात भर नेजुना के साथ चिल करते हो। लेकिन उसके कुछ कहने से पहले एक क्रीपी आदमी अकामिया उसके दरवाजे पर आ जाता है। उसके डोर पर जोर से नॉक करता देखकर यामोरी थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन सिरी को पहले ही पता होता है कि वो उसके लिए आया है। अकियामा बार बार उसका नाम लेकर रिक्वेस्ट करता है कि कम से कम एक बार उसकी बात सुन ले, और सिरी उसे बिल्कुल इग्नोर करती है, जबकि यामोरी पूरी तरीके से फ्रीक आउट हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता है कि सिरी इतनी काम कैसे है। तो सिरी कहती कि ऐसे स्टैकर्स तो उसके पीछे हमेशा लगे रहते हैं, कुछ लोग तो उसके लिए बहुत ही ऑब्सेस्ड हैं, इसलिए वो अब आदत डाल चुकी है। फिर भी यामोरी की सिचुएशन बिल्कुल सेफ नहीं लगती, क्योंकि अकेमिया लगातार डोर पर हैंगिंग करता रहता है। तब सिरी उससे कहती है कि तुम यहाँ से जाओ, और वो तुरंत मान जाता है। जाते जाते यामोरी उससे पूछ लेता है कि अकेमिया से वो कैसे डील करेगी। तब सिरी कैजुअली कहती कि वो अकेमिया को खत्म कर देगी। पहले तो यामोरी सोचता है कि वो मजाक कर रही है, पर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन देखने के बाद वो समझ जाता है कि वो सीरियस है। वो उसे रोकता है, कहता है कि ये मत करो, लेकिन सिरी अपनी बात पर अड़ी रहती है। तब यामोरी गुस्सा होकर कहता है कि तुम लोग अपने आप को बहुत ही सुपीरियर समझते हो। सिरी तुरंत जवाब देती है कि इंसान ही असली अनटाइटल होते हैं, सिर्फ वो ही क्यों डिसाइड करते हैं कि किसकी लाइफ लेना है और किसकी नहीं। उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है कि ह्यूमंस वैम्पायर को जज करते हैं, जब वो वही करते हैं जो कि इंसान कभी कभी करते हैं। उन दोनों के बीच का जजमेंट बढ़ने लगता है। तभी अकेमिया वापस दरवाजे पर आ जाता है। उसे लगता है कि वो दोनों उसकी वजह से लड़ रहे हैं, और उसकी आंखों का एक्सप्रेशन देखने के बाद यामोरी समझ जाता है कि वो मेंटली अब बिल्कुल टूट चुका है। फिर भी जब सिरी उस पर अटैक करने के लिए जाती है, यामोरी उसे बचा लेता है और दोनों को लेकर भाग जाता है। कुछ ब्लॉक्स दूर आकर वो सांस लेने के लिए रुकता है, लेकिन अकेमिया के दिमाग में अब भी एक ही सवाल होता है, तुम्हारा और सिरी का क्या चक्कर है। उसे लगता है कि यामोरी और सिरी के बीच में कोई इंटीमेट रिलेशन है, पर सबसे शॉकिंग बात ये होती कि उसे खुद
खुद भी नहीं पता होता है कि सिरी उसे पसंद करती है या नहीं। इसी मोमेंट में यामोरी के दिमाग में एक रियलाइजेशन होती है, शायद से वो खुद सिरी से प्यार करने लगा है। जब अकेमिया इस बात को कंफर्म करता है, यामोरी उससे पूछता है प्यार फील करना कैसा लगता है। तब अकेमिया अपनी पुरानी स्टोरी बताता है कि कुछ महीने पहले जब वो थोड़ा सा ड्रिंक करके सिरी से मिला था तो दोनों डेट पर गए थे। धीरे धीरे वो क्लोज होने लगे, पर अकेमिया को उसका टीजिंग और फ्लर्टिंग नेचर समझ नहीं आया। उसे लगने लगा कि और कुछ चाहिए, पर जब भी वो सिरी के साथ नहीं होता था उसे दर्द होता था, इसलिए उसने अपने फोन पर मैसेज भर दिए। अब भी उसे नहीं पता कि सिरी उसके बारे में क्या सोचती है और उसे लगता है कि शायद से वो उसके पीछे कुछ बुरा बोलती होगी। यामोरी ये बात कंफर्म करता है, पर जैसे ही अकेमिया को समझाने लगता है तभी सिरी वापस आ जाती है और सीधा यामोरी से कहती है साइड हो जा, मुझे अकेमिया को खत्म करना है। फिर वो उससे माफी मांगती कि इतने टाइम से वो उसे फ्लर्ट करती आ रही थी और अब उसे अपनी असली ट्रुथ बताती है कि वो एक मर्डरस वैम्पायर है। वो ये भी बताती है कि वो लड़कों को अपने प्यार में गिराकर उन्हें वैम्पायर बना देती है। लेकिन जैसे ही वो अकेमिया को मारने की बात करती है, यामोरी उसे रोक देता है। उसने पहले ही अपनी वॉच से नेजुना को सिग्नल दे दिया था। जैसे सिरी अटैक करने के लिए जाती है, नेजुना वहाँ पर आ जाती है और उसकी बुरी तरीके से पिटाई करती है और सिरी को धमकाती है कि अगर यामोरी की एक बाल को भी कुछ हो गया तो वो उसे खत्म कर देगी। पर सिरी कहती है कि उसका टारगेट सिर्फ अकेमिया है। नेजुना बहुत ही क्यूरियस होती है और वो उससे पूछती कि वो अकेमिया को क्यों मारना चाहती है, क्योंकि ये उसकी नेचर जैसा नहीं लगता। तब अकेमिया खुद बोल पड़ता है, वो सब कुछ अपनी गलती मानता है। पहले वो सिरी का दोस्त था पर उससे प्यार कर बैठा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। सिरी भी ये बात को मान लेती है और कहती कि उसका कभी अकेमिया को टर्न करने का प्लान नहीं था। वो इंसानों के साथ प्यार के चक्कर में परेशान हो चुकी थी और अकेमिया ही वो एक इंसान था जिससे कि वो दिल से बात कर सकती थी। अब वो सब रिश्ते तोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर यामोरी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो गुस्सा हो जाता है और सिरी पर चिल्लाता है कि वो पागल हो गई है क्या, कोई भी लड़की के साथ ऐसा करना बहुत ही गलत है। उसकी बातें सुनकर सिरी रो पड़ती है और अकेमिया से माफी मांगती है क्योंकि वो उससे अलग नहीं होना चाहती थी। अकेमिया उसे बताता है कि वो उसके लिए क्या फील करता है और वो उससे कहता है कि वो उसके साथ हमेशा रहना चाहता है और इसलिए वो वैम्पायर बनने के लिए रेडी है। ये सुनते ही सिरी उसे टर्न करने के लिए मान जाती है और वो उसे फीड करती है। अब नेजुना मजाक में यामोरी को चिढ़ाती है कि शायद तुम चाहो तो ये सब तुम्हारे साथ भी हो सकता है। उसके बाद सिरी सभी को कयोरा स्पोर्ट ले जाती है ताकि वो अपने नए वैम्पायर रिलेशनशिप का सेलिब्रेशन कर सके। कुछ दिन के बाद मिटोरी के वैम्पायर कैफे में स्टाफ की कमी हो जाती है तो वो ऐसे वैम्पायर को ढूंढने लगती है जो कि उससे ज्यादा हॉट ना हो ताकि कोई उसके फेवरेट कस्टमर को चुरा ना ले। इतने में नेजुना यामोरी के साथ वहाँ पर आ जाती है और मिडोरी तुरंत सोच लेती है कि नेजुना को हायर करना परफेक्ट है। जब नेजुना मेड कॉस्प्ले आउट पहनती है तो मिडोरी समझ जाती है कि वो ये काम कर सकती है। लेकिन मिडोरी के दिल में एक और प्लान होता है। वो चाहती है कि यामोरी उसकी बॉडी पर फिदा हो जाए, पर यामोरी उसकी तरफ देखता तक नहीं है और पूरा फोकस नेजुना के काम को सिखाने में लगा देता है। मिडोरी उसे यामोरी के साथ काम पर लगाती है पर नेजुना अपनी लाइंस गलती से बोलती है। फिर भी जब उसे सैलरी का अमाउंट पता चलता है तो वो फुल एनर्जी के साथ काम करने लगती है। बस प्रॉब्लम ये होती है कि वो बस मेड एक्ट को थोड़ा सा ही सीरियस ले लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है मिडोरी की तरफ जहाँ पर यामोरी उसे पूछता है कि आखिर वो इतनी पॉपुलर कैसे बनी। मिडोरी फिर मुस्कुरा कर कहती है कि क्योंकि मैं क्यूट हूँ। उसके बाद वो एक कस्टमर को सर्व करके ये बात को भी प्रूफ कर देती है। सिर्फ उसके गेस्टर्स और बॉडी लैंग्वेज देखकर ही वो लड़का उसके प्यार में पागल हो जाता है। तभी यामोरी की नजर एक और मेड पर पड़ती है जिसका नाम ओरिसा होता है। उसके बिहेव करने के अंदाज यामोरी को काफी पसंद आता है। ओरिसा इतनी ब्यूटीफुल होती है कि यामोरी उसे देखता ही रह जाता है, बिल्कुल चुपचाप। जब यामोरी बताता है कि वो मिडोरी के साथ काम कर रहा था तो ओरिसा उससे कहती है कि उसका पूरा नाम ना ले, सिर्फ ओरिसा बोला क्योंकि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखती है। ओरिसा बताती है कि जब मिडोरी ने पहली बार कैफे ज्वाइन किया था तब उसने सबका ध्यान खींच लिया, लेकिन उससे पहले सबसे पॉपुलर मेड वही थी। दिल के अंदर वो मिडोरी की ब्यूटी पर थोड़ी सी जेलस भी होती है, पर यामोरी के लिए सभी वैम्पायर्स मेड्स एक जैसे खूबसूरत थी। इसलिए जब मिडोरी फ्लर्ट करते हुए उसे एक फ्लाइंग किस देती है तो उस पर कोई असर नहीं होता। उस दिन के बाद काम को खत्म करने के बाद नेजुना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए बियर की पूरी बोतल पी जाती है। जब मिडोरी अपना फोन निकालकर सोशल मीडिया चेक कर रही होती है, वहाँ उसे पता चलता है कि किसी ने अरीसा की कुछ फालतू फोटोज चेक करके ऑनलाइन डाली है, मतलब कोई स्टैकर उसके पीछे पड़ा है। ये देखकर मिडोरी बहुत ही शौक हो जाती है और भी हैरान तब होती है जब यामोरी तुरंत बता देता है कि ये फोटोज अरीसा की ही है। वो पूछती है तुम्हें कैसे पता चला, तो यामोरी मजाक में कहता है कि उसने फोटो जूम करके देखा था। नेजुना को ये बात थोड़ी सी अजीब लगती है, लेकिन मिडोरी तुरंत कहती है कि हमें कल्प्रिट को पकड़ना होगा और यामोरी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अगली सुबह यामोरी मेड कैफे में इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाता है, लेकिन उसको सब अरीसा की स्पाइसेस फोटोज देखते हुए पकड़ लेते हैं जब अरीसा खुद चेंजिंग रूम में आ जाती है। सिचुएशन
सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो जाती है, पर अरीसा माफी मांगती है कि उसने ध्यान नहीं रखा और किसी ने उसकी ऐसी फोटोज ले ली। यामोरी कहते हैं कि कोई परफेक्ट नहीं होता और रूम का ध्यान से ऑब्जर्वेशन करता है और वो नोटिस करता है कि फोटो विंडो के एंगल से ली गई थी। पर जैसे ही अरीसा चेंज करने लगती है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन टेम्पररी स्टॉप कर देता है और बाहर निकल जाता है। बाहर यामोरी नेजुका को सब कुछ बताता है और दोनों मिलकर उस विंडो के इंस्पेक्शन करते हैं। जब वो चेक करते हैं तो कंफर्म होता है कि कल्प्रिट ने वहीं से फोटो ली थी, लेकिन क्योंकि रूम की डोर लॉक थी, यामोरी को लगता है कि ये काम सिर्फ एक ही वैम्पायर कर सकती है। पहले नेजुना को लगता है कि ये सब मिडोरी ने किया होगा, लेकिन यामोरी कहता है कि मिडोरी तो उस वक्त कैफे के अंदर ही थी। इतने में अरीसा विंडो को खोलती है और शॉक हो जाती है जब वो यामोरी और नेजुका को वहाँ पर देखती है। नेजुना उससे कहती है कि टेंशन मत लो और यामोरी को अपनी इन्वेस्टिगेशन करने दे। यामोरी खिड़की से रूम के कुछ फोटोज को लेता है और तभी उससे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। जब वो नेजुना का फोटो लेता है तो वो ब्लरी आ जाता है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अरीसा की स्पाइसी फोटो इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हैं, और वहीं से उसे यकीन हो जाता है कि वो केस सोल्व कर लेगा। तुरंत ही वो अपने ओवरपावर डिटेक्टिव मोड में चला जाता है, जिसे देखकर नेजुना भी बहुत ही हैरान हो जाती है कि ये कब इतना स्मार्ट बन गया। फिर वो सब समझ जाती है कि ये सब सिर्फ अरीसा की स्पाइसी फोटोज बचाने के लिए कर रहा है। यामोरी उससे कहता है कि जब स्टाफ का इवनिंग शिफ्ट खत्म हो जाए तब सबको इकट्ठा करना, क्योंकि कल्प्रिट उन्हीं में से कोई होगा। जब टाइम आता है तो उसका कॉन्फिडेंस उड़ जाता है और वो मिडोरी से कहता है कि शायद से वो ये केस सोल्व नहीं कर पाएगा। तभी वो फुट स्टेप्स की आवाज सुनता है और नेजुना से कहता है कि प्लान के हिसाब से एक्ट करते रहना, जबकि वो मिडोरी के साथ लॉकर में छिप जाता है। जब ओरिसा रूम में आती है तो नेजुना उसे बोलकर निकल जाती है कि वो लास्ट मेड है जो कि यहाँ पर बची है। लॉकर के अंदर यामोरी बिल्कुल अनकंफर्टेबल फील करता है क्योंकि मिडोरी उसके बिल्कुल करीब होती है और दोनों के बीच थोड़ा सा ऑकवर्ड मोमेंट बन जाता है। मिडोरी सोचती है कि लॉकर में छुपने की क्या जरूरत थी, तो यामोरी समझाते है कि कल्प्रिट अरीसा के पीछे है और ये उसे पकड़ने का बेस्ट चांस है। जब मिडोरी उसके पास आकर फोटोज देखने लगती है तो उसे कुछ अपने लेग्स पर क्रीवल करता महसूस होता है और वो मजाक में कहती है, कुछ दिन पहले तो मैं तुम्हारे टाइप की नहीं थी ना। यामोरी हंसते हुए कहता है, क्या करूँ, तुम तो दोनों साइड से ही ब्लास्ट हो। पर तभी वो चुप हो जाता है जब खिड़की खुलने की आवाज आती है। दोनों देखते हैं कि अरीसा खुद ही अपनी स्पाइसी फोटो ले रही होती है। यामोरी बहुत ही क्यूरियस हो जाता है और पूछता है, तुम ये सब क्यों कर रही हो? और मिडोरी तुरंत जवाब देती है क्योंकि वो पहले से ये सब समझ गई होती है। वो कहती कि अरीसा बहुत ही जेलस थी क्योंकि सब लोग मिडोरी पर ज्यादा ध्यान देते थे, इसलिए उसने अपनी फोटोज को लीक कर दिया ताकि लोग उस पर भी अटेंशन दे, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। मिडोरी इस बात को समझकर कहती है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अरीसा गिल्टी फील करती है और जॉब छोड़ने का सोचती है, लेकिन मिडोरी उसे समझाती है कि हर लड़की थोड़ा सा अटेंशन चाहती है और कुछ तो उसके लिए पैसे भी कमा लेती है। आखिर में दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। बाद में मिडोरी कैफे में आकर यामोरी से बात करती है और कहती है कि उसे अपनी क्यूट पिक्चर्स लेना बहुत ही पसंद है जब तक वो परफेक्ट ना हो जाए। फिर वो सेल्फी पोज बनाती है और यामोरी को भी फोटो में खींच लेती है। कुछ हफ्तों तक मेड कैफे में काम करने के बाद नेजुना फाइनली अपने अपार्टमेंट के लिए एक प्रॉपर बेड खरीद लेती है, साथ ही कुछ अजीब आउटफिट भी। ये देखकर यामोरी थोड़ा सा इम्प्रेस्ड होता है, लेकिन नेजुना समझाती है कि उसने ये सब इसलिए किया है क्योंकि कैफे में काम करते हुए उसे समझ आया कि उसे पैसे कितने पसंद है। अब वो अपना कडली बडली बिजनेस कंटिन्यू करना चाहती है ताकि कैश का फ्लो बना सके। इसलिए यामोरी उसकी मदद के लिए निकल पड़ता है ताकि उसके लिए परफेक्ट कस्टमर ढूंढ सके। रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है जो कि थोड़ी थकी हुई लगती है। उसे देखकर यामोरी सोचता है कि ये नेजुना की बिजनेस के लिए बहुत ही परफेक्ट कैंडिडेट हो सकती है। उसका नाम होता है अनको। लेकिन जैसे ही वो उसे बात करने के लिए जाता है, अनको कहती है, क्या हुआ? और यामोरी तुरंत घबरा जाता है, कुछ समझ नहीं आता और बिना सोचे समझे वो उसके साथ डेट पर पहुंच जाता है, जहां वो समझता है कि उसके इंटेंशंस प्योर हैं। जब वो कडली बडली बिजनेस के बारे में बताता है तो अनको का मूड तुरंत बदल जाता है। उसे लगता है कि यामोरी उसे लाइन मार रहा है और वो खुद भी काफी टाइम से लोनली फील कर रही थी। फिर वो यामोरी को डांट लगाती है कि वो इतनी रात को काम क्यों कर रहा है, ये इलीगल है। यामोरी और भी घबरा जाता है। तब अनको हंसते हुए कहती कि रिलैक्स, मैं कोप नहीं हूँ। पहले तो वो नेजुना से मिलने का आइडिया मना कर देती है, लेकिन जब यामोरी मसाज का जिक्र करता है तो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो जाती है। यामोरी बहुत ही क्यूरियस होकर पूछता है, तुम करते क्या हो? तब अनको बताती कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर है। ये सुनकर यामोरी बहुत ही शौक हो जाता है। उसे लगता है कि ऐसे लोग तो सिर्फ मूवीज में ही होते हैं। अनको कहते कि वो मिसिंग पर्सन केसेस और चीटिंग स्पाउस इन्वेस्टिगेशन करती है, बिल्कुल तुम जैसे लूजर के केस को वो मजाक में कहती है। थोड़ी देर के बाद वो यामोरी से पूछती है, तुम उन लोगों में से हो जो कि रात भर सड़कों पर घूमते रहते हैं? यामोरी हाँ में जवाब देता है तो अनको बताती कि वो एक मिसिंग पर्सन अकीमिया को ढूंढ रही है। ये नाम यामोरी को तुरंत याद दिला दिया जाता है कि ये तो सिरी का नया बॉयफ्रेंड था। जब यामोरी झूठ बोलने की कोशिश करता है, अनको उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसका पल्स पड़ती है। उसे तुरंत समझ में आ जाता है कि यामोरी कुछ तो जानता है। फिर भी वो उसे छोड़ देती है और माफी मांगती है कि शायद से वो थोड़ा ज्यादा ही हरेस हो गई थी। जाते जाते वो मजाक में कहती है, अगली बार मुझे प्रॉपर्ली लाइन मारना, तब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि डिटेक्टिव से पंगा
पंगा लेने का क्या फायदे। बाद में यामोरी वापस नेजुना के पास आता है, लेकिन वो गुस्से में चिल्लाती है कि उसे कोई कस्टमर नहीं मिला। उसे मनाने के लिए यामोरी उसे थोड़ा सा ब्लोज दे देता है। अगले दिन शाम के टाइम अकीरा और यामोरी महारू से मिलते हैं और वो तीनों प्लान बनाते हैं कि रात में स्कूल में छुपके घुसकर थोड़ा सा मस्ती करेंगे। ये प्लान महारू का था। पहले तो अकीरा थोड़ा हेजिटेट होती है, लेकिन फिर सोचती है थोड़ा टाइम स्पेंड करके मस्ती करने में क्या हर्ज है। रात में जब तीनों स्कूल के अंदर घुसते हैं तो महारू बताता है कि स्कूल में टोटल 7 स्कैरी मिस्ट्रीज फेमस है और वो सबको वेरीफाई करना चाहता है। सबसे पहले वो एक रेस्ट रूम को चेक करता है जहाँ पर एक हॉन्टेड गर्ल के होने का अफवाह होती है, लेकिन जब वो अकीरा को डराने की कोशिश करता है तो खुद ही चोट खा लेता है और उसका सर सूज जाता है। फिर वो म्यूजिक रूम में जाते हैं जहाँ कहा जाता है कि एक पियानो खुद बजता है। बाकी कुछ और क्रीपी जगह भी चेक करते हैं, लेकिन सब कुछ फेक निकलता है। महारू फिर से एक और स्टोरी सुनाता है उनकी एक पुराने टीचर के बारे में जो कि 10 साल पहले अचानक गायब हो गए थे और लोग कहते हैं कि उनकी स्पिरिट रात में क्लासरूम में दिखाई देती है। महारू क्यूरियस हो जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो ये मिस्ट्री भी कंफर्म करेगा और इसलिए वो यामोरी और अकीरा को भी साथ खींच लेता है। उन्हें लगा था कि ये फेक ही होगा, लेकिन जैसे ही वो एक पुरानी क्लासरूम का दरवाजा खोलता है सामने वाली वही टीचर खड़े होते हैं। उनका चेहरा ठंडा, आंखें काली और आवाज में एक अजीब सा चिल होता है। तीनों के पैर जम जाते हैं और उनके सामने 10 साल से मिसिंग टीचर खड़े होते हैं, लेकिन अब वो इंसान नहीं रहे, वो एक वैम्पायर बन चुके थे और सबसे पहले वो अकीरा पर हमला करते हैं। उसके गले के पास तक पहुंच जाते हैं। महारू तुरंत रिएक्ट करता है, उसे बचाने की कोशिश करता है और यामोरी से हेल्प मांगता है। यामोरी बहुत ही कंफ्यूज्ड हो जाता है और वो सोचता है कि ये टीचर बाकी वैम्पायर से अलग क्यों लग रहा है। पता चलता है कि उन्होंने 10 साल तक अपने हंगर को कंट्रोल किया था और आज वो लिमिट क्रॉस कर चुके हैं और अकीरा उनसे माफी मांगने लगती है। लेकिन तब यामोरी एक चेयर उठाता है और पूरी ताकत से उस पर वार करता है। वो अकीरा को बचा लेता है, लेकिन उसे लगता है कि टीचर के अंदर भी अभी कुछ इंसानियत बाकी है, क्योंकि वो दर्द में अलग लग रहते हैं जैसे खुद से लड़ रहे हो। थोड़ी देर के बाद वो वैम्पायर टीचर अपनी होश में आ जाते हैं और यामोरी और उसके दोस्तों से कहते हैं जल्दी भागो, मैं अपने आप पर ज्यादा कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी एक और आदमी आ जाता है और वो और कोई नहीं बल्कि अनको होती है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं होता बल्कि उस वैम्पायर को मुस्कुराते हुए वेलकम करती है और कहती है अगर भूख लगी हो तो मुझे ही खा लो। वैम्पायर पहले तो उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, लेकिन एक सेकंड में पीछे हट जाता है। कहता है कि तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही बेकार है। अनको बिना घबराए सीधा स्टूडेंट्स के पास आती है और उन्हें वैम्पायर्स के बारे में लेक्चर देने लगती है। वो बताती है कि ये टीचर 10 साल से मिसिंग था और इतने सालों तक बिना फीड किए जिंदा था, लेकिन आज उसकी बॉडी लिमिट पर पहुंच चुकी है। यामोरी बहुत ही क्यूरियस होता है और पूछता है आखिर उसने इतने साल तक अपने हंगर को कंट्रोल कैसे किया। तब अनको कहती है सोचो कोई अपने आप को वैम्पायर बनाने में खुशी कैसे महसूस करेगा। जैसे वो वैम्पायर टीचर पर अपना पास्ट बताना शुरू करता है सब कुछ एकदम से सीरियस हो जाता है और रोकर कहता है कि उसे एक वैम्पायर ने धोखा देकर प्यार में फंसाया था और इसी चक्कर में वो खुद भी वैम्पायर बन गया। इस दिन के बाद से उसे अपने अस्तित्व से नफरत हो गई थी। वो आंखों में आंसू लेकर कहता है मुझे ये जिंदगी नहीं चाहिए। अनको उसके पास जाकर उसे संभालती है और उसके हाथ में एक रिंग थमा देती है, लेकिन जैसे ही वो रिंग पकड़ता है उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देने लगता है। वो चिल्लाता है, लेकिन अनको उसे छोड़ती नहीं। वो कहती है इंसान बन के ही मरना, वैम्पायर बन के नहीं। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता और वो जैसे ही सूरज निकलता है वो रिंग उसके हाथ में जल जाती है। कुछ सेकंड्स में ही वो राख बन जाता है और हवा में उड़ जाता है। यामोरी, अकीरा और महारू सब शौक में देखते रह जाते हैं, लेकिन यामोरी तुरंत संभलता है और गुस्से में अनको से पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया, उसे मारने की क्या जरूरत थी। अनको उसकी शर्ट को पकड़कर खींच लेती है और कहती है वो आदमी तो पहले ही मर चुका था, तुम्हें वैम्पायर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता और मैं यहाँ पर तुम्हारा वैम्पायर बनने का सपना पूरा करने नहीं दूंगी। इतना कहकर वो अपना बिजनेस कार्ड उसके सामने फेंकती है और कहती है कभी जरूरत पड़े तो कॉन्टेक्ट कर लेना और चली जाती है। रात को यामोरी घर जाता है और बेड पर लेटे हुए सोचता रहता है कि अनको की वर्ड्स के बारे में, तुम्हें वैम्पायर्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। दूसरी तरफ महारू अनको की ऑफिस में बैठा होता है, सब कुछ सोचता हुआ थक कर सो जाता है। अगली शाम यामोरी डिसाइड करता है कि उसे नेजुना से मिलकर सब कुछ समझाना होगा। जब वो उसके घर पर पहुंचता है नेजुना उसके सामने आती है, लेकिन वो थोड़ी ज्यादा हंगरी लग रही होती है। वो मजाक में कहती है थोड़ा सा पी लूं ना, नहीं तो कंट्रोल चला जाएगा। ये सुनते ही यामोरी तुरंत रुक जाता है क्योंकि उसके दिमाग में वही सीन फ्लैश होता है जब वैम्पायर टीचर ने अपना कंट्रोल खो दिया था। नेजुना तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो सीरियस हुआ है। जब यामोरी उसे पूरी बात बताता है तो नेजुना शांत होकर कहती है मैं उस जैसी नहीं हूँ, मुझे अपने ऊपर पूरा कंट्रोल है। फिर उसका मूड चेंज करने के लिए कहती है चलो बाहर चलते हैं, थोड़ा वॉक करते हैं। चलते चलते वो बताती है कि अगर कोई वैम्पायर 10 साल तक फीड नहीं करता तो उसकी डेथ हो जाती है। फिर वो क्यूरियस होकर अनको के बारे में पूछता है ये अनको कौन है। यामोरी कहता है कि वो जानती है मैं वैम्पायर बनना चाहता हूँ, लेकिन अब मुझे थोड़ा सा डर लग रहा है क्योंकि वो वैम्पायर को मारना चाहती है। ये सुनकर नेजुना हंसती है और कहती है इंसान वैम्पायर को नहीं मार सकता, ये पॉसिबल नहीं है। और यामोरी उसकी आंखों में देखता है और कह देता है मैं नहीं
चाहता हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से कुछ हो। पहली बार मुझे वैम्पायर से सच में डर लगा। वो अपनी गलती के लिए उससे माफी मांगता है क्योंकि उसने उसे अपना ब्लड पीने से रोका था। इस बार वो उसे फुल परमिशन देता है कि वो जितना चाहे उतना पी सकती है। बाद में महारू अपनी स्टेप मॉम से अलविदा कहता है, लेकिन उसी टाइम यामोरी का ध्यान उसके फिंगर पर चला जाता है। जब वो पकड़ा जाता है तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करता है, पर महारू उसे सिखाता है कि बिना पकड़े देख कैसे जाता है। बात करते करते महारू यामोरी से पूछते है कि तुम वैम्पायर बनना क्यों चाहते हो, तुम ह्यूमन होकर भी तो जी सकते हो ना। वो उसे याद दिलाता है कि अकीरा वैम्पायर के साथ मर जाती और उसे लगता है कि ऐसे सिचुएशन में वैम्पायर बनने की इच्छा सही नहीं है। अभी के लिए वो खुश है और उनकी दोस्ती वापिस से बनी है और वो फिर से मजा ले रहे हैं। फिर भी वो दोबारा से पूछते हैं तुम वैम्पायर बनना क्यों चाहते हो। यामोरी कुछ देर तक चुप रहता है क्योंकि उसके पास अभी वैसे भी फ्रीडम आ चुकी होती है जिसके लिए वो वैम्पायर बनना चाहता था। ये सोचकर उसका दिमाग पूरा ब्लैंक हो जाता है, जैसे उसके ब्रेन सेल्स फ्राई हो गए हो। महारू ये समझ जाता है और कहता है कि उसे अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर के बाद जब यामोरी नेजुना के घर पर पहुंचता है वो उसे हक करता है और नेजुना तुरंत समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। मूड चेंज करने के लिए वो दोनों डिसाइड करते हैं कि लोकेशन चेंज करते हैं और दोनों यामोरी के घर पर आ जाते हैं। नेजुना वहाँ पर आकर हर जगह कुछ स्पाइसी मैगजीन्स ढूंढने लगती है और जब वो नहीं मिलती तो वो टिश्यूज और लोशंस चेक करने लगती है। सर्च के बीच में नेजुना उससे पूछती है क्या तुम वैम्पायर बनने का डिसीजन दोबारा से सोच रहे हो। यामोरी कहता है कि वैम्पायर बनना अपने साथ अपनी प्रॉब्लम भी लाता है, लेकिन जब तक तुम मेरे साथ हो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिल के अंदर वो इस बात से परेशान था कि कहीं उसके फ्रेंड्स हर्ट ना हो जाए। ये सुनते ही नेजुना का मूड बदल जाता है। वो पूछती है कि तुम्हें रात में रहना इतना पसंद क्यों है। यामोरी कहता है कि क्योंकि मुझे रात में फ्रीडम मिलती है। इस पर नेजुना कहती है कि रात अब तुम्हारी न्यू नॉर्मल बन चुकी है और कोई भी चीज हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती, जल्दी ये सब बोरिंग लगने लगेगा। वो ये भी मानती है कि वैम्पायर बनने के बाद जिंदगी बोरिंग हो जाती है और उसे इस बात के लिए सॉरी भी कहती है कि उसने पहले ये कभी नहीं बताया। उसके लिए तो इतने साल जीना एक बर्डन जैसा लगता है। बस एक चीज के थैंकफुल होती है कि अब वो वीडियो गेम में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो चुकी है। इतना कहने के बाद वो घर जाने लगती है, पर यामोरी उसे रोक लेता है क्योंकि अभी लाइट्स बंद नहीं हुई थी। उसके बाद दोनों बेड पर गिर जाते हैं। यामोरी सोचता है कि शायद से अब उसे किस मिलेगा, पर नेजुना हमेशा की तरह उसे टीज करती है और रात के अंधेरे में गायब हो जाती है। अगली सुबह यामोरी फाइनली अनको से मिलता है। जैसे वो उससे बात करता है, अनको मजाक में कहती है तुमने मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश नहीं की। यामोरी उसकी बात को इग्नोर करता है और सीधा पूछता है तुम मेरे बारे में कितना जानती हो। ये सुनकर अनको शौक हो जाती है। फिर वो डिटेल में उसकी लाइफ के बारे में बोलने लगती है, उसकी हॉबीज को लेकर, उसके थोड़े अजीब इंटरेस्ट तक, सब कुछ। ये सब सुनकर यामोरी ऑकवर्ड फील करता है और उसे रोकने लगता है। अनको मुस्कुराती है और कहती है मैं तो बस गैस कर रही थी यार। उसके बाद यामोरी उससे पूछता है तुम वैम्पायर से इतनी नफरत क्यों करती हो। पर अनको कहते कि एम्पायर और ह्यूमंस कभी भी साथ नहीं रह सकते क्योंकि वैम्पायर्स असल में मॉन्स्टर होते हैं। वो ये भी कहती कि शायद से यामोरी भी वैम्पायर बन नहीं पाएगा क्योंकि वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता। उसका बिहेवियर थोड़ा सा स्ट्रेंज हो जाता है जब वो कहती कि तुम अब ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाओगे और वो ये सोचने लगती कि नेजुना ने तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व ही क्यों किया जब वो खुद कॉन्सिक्वेंस पाते थे। यामोरी ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाता है क्योंकि अनको ने नेजुना का नाम कैसे जाना, पर उसे और ज्यादा शौक तब लगता है जब अनको कहती कि तुम दोनों मर सकते हो और ये सुनकर वो बहुत ही पैनिक हो जाता है। तभी अनको उसे मजबूर करती है एक डिसीजन लेने के लिए, या तो इंसान बन के जिंदा रहो या फिर मेरे हाथ मर कर वैम्पायर बनो। क्यूरियस होकर यामोरी पूछते क्या तुम्हें वैम्पायर को मारने का तरीका पता है। अनको कहती कि हाँ, पर वो बताने से मना कर देती है। यामोरी फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहता है और कहता है कि सब वैम्पायर्स बुरे नहीं होते। ये सुनकर अनको गुस्सा हो जाती है और पुलिस को कॉल कर देती है। बोलती है कि एक अजीब लड़का रात में घूम रहा है। पुलिस आने से पहले यामोरी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो अपनी रात वाली फ्रीडम नहीं खोना चाहता। कुछ देर के बाद पुलिस आ जाती है और यामोरी एक पार्क में जाकर छुप जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात हात्सुका से होती है। उधर नेजुना अपने अपार्टमेंट में वीडियो गेम्स खेलते हुए बोर हो जाती है क्योंकि यामोरी के साथ चल रही सिचुएशन उसे कंफ्यूज कर रही होती है। इसलिए वो डिसाइड करती कि अब वो बाकी वैम्पायर से मिलने जाएगी। दूसरी तरफ यामोरी हात्सुका के घर पर पहुंचता है और बहुत ही शौक हो जाता है जब वो देखता है कि दो लड़कियां और एक लड़का हात्सुकी पर फिदा हो रहे हैं। जैसे वो उसके पीछे पागल हो गए हो, हात्सुका उन्हें कहती है कि सब बाहर जाओ क्योंकि उसके पास एक गेस्ट आया है। थोड़ी देर बाद जब हात्सुका शावर लेने लगती है, यामोरी उसके घर में अकेला बैठकर सोचता है कि आखिर ये सब क्या था। उसके दिमाग में एक ही बात घूमती है, क्या ये लोग हात्सुका के नेक्स्ट विक्टिम हैं? उसे लगता है कि हात्सुका बाकी वैम्पायर से अलग है, पर उसके थॉट्स तब टूट जाते हैं जब वो गलती से हात्सुका को शावर में देख लेता है। पर उसके होश उड़ जाते हैं जब वो समझता है कि हात्सुका असल में एक लड़का है। जब हात्सुका ये कंफर्म करती है, यामोरी लिटरली बहुत ही जम जाता है। यामोरी के लिए ये बात समझना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि हात्सुका एक्चुअली एक लड़का है, लेकिन हात्सुका को लगता है कि नेजुना ने उसे पहले ही बता दिया होगा। यामोरी कहता है कि नेजुना उसे वैसे भी ज्यादा कुछ शेयर नहीं करती। इस पर हात्सुका कहता है कि हाँ, नेजुना ऐसे ही है, अनकंफर्टेबल बातें अवॉइड करने की आदत है उसे।
उससे। फिर वो सोचते है कि शायद से दोनों के बीच कुछ फाइट चल रही होगी। इधर दूसरी तरफ नेजुना धीरे से वैम्पायर से मिलती है और उन्हें बताती है कि यामोरी शायद से वैम्पायर नहीं बनेगा। वो उनसे माफी मांगती है कि उसने उनका डील तोड़ दिया, पर उनसे रिक्वेस्ट करती है कि चाहे वो ह्यूमन रहे उसे कुछ ना करे। ये सुनकर निको का गुस्सा फट जाता है। वो अपने ड्रिंक टेबल पर तोड़ देती है और गुस्से में कहती है कि नेजुना को अभी की अभी खत्म कर देगी। लेकिन उसके पास की वैम्पायर लड़कियां उसे प्रोवोक करती है और कहती है कि हाँ, अगर हिम्मत है तो करके दिखा। पर लड़ने की बजाय निको अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है कि अपने ही जैसे वैम्पायर को मारना उसके रूल के खिलाफ है, इसलिए बेस्ट सोल्यूशन यही होगा, यामोरी को ही मार दिया जाए। ये सुनकर नेजुना भी चुप रहती है। वो धमकी देती है कि अगर यामोरी मर गया तो वो रूल को तोड़कर निको को खत्म कर देगी। ये सुनकर सब बहुत ही शौक हो जाते हैं और निको पूछती कि आखिर यामोरी में ऐसा क्या खास है जो कि सबसे अलग है। उसी वक्त हासु का भी बहुत ही शौक हो जाता है जब यामोरी उससे कहता है कि उसे वैम्पायर बनने पर डाउट हो रहा है। लेकिन जब यामोरी बताता है कि अनको ने उसकी एक वैम्पायर को मार दिया, तब हासु का थोड़ा सा काम होता है। यामोरी सच में उनके स्पीसीज के बारे में ज्यादा नहीं जानता, इसलिए उसे समझ में नहीं आता कि उन्हें खत्म करना कैसे पॉसिबल है। तब हासु का कहते हैं कि नेजुना उससे कुछ नहीं छुपा रही। फिर भी याद आता है कि जब नेजुना ने कहा था कि यामोरी का ब्लड बहुत ही स्वीट है। क्यूरियस होकर हासु का डिसाइड करता है कि वो भी थोड़ा सा टेस्ट करे, पर यामोरी मना कर देता है और कहता है मैं उस टाइप का नहीं हूँ। उसके बाद वो पूछता है कि हासु का लड़कियों जैसे कपड़े क्यों पहनता है। हासु का मुस्कुराते हुए कहता है क्योंकि मैं क्यूट लगता हूँ और ऐसे ही जेंडर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी हासुका के फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है नेजुना का मिको के साथ फाइट हो गया है। ये सुनकर उसे लगता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। जब यामोरी को सब कुछ पता चलता है तो उसे रियलाइज होता है कि नेजुना ये सब उसकी प्रोटेक्शन के लिए कर रही है। सिचुएशन को देखते हुए हासुका डिसाइड करता है कि वो खुद यामोरी को वैम्पायर बनाएगा। यामोरी जब रीजन पूछता है तो हासुका कहता है क्योंकि नेजुना रोमांटिक नहीं है, शायद तुम उसे प्यार ना करो पर मेरे साथ हो सकता है क्योंकि हम दोनों लड़के हैं। यामोरी पहले तो थोड़ा कंफ्यूज होता है पर फिर भी वो मना कर देता है और कहता है कि उसे नेजुना ही पसंद है। हासुका पूछता है क्या जेंडर की वजह से। यामोरी सीधा कहता है नहीं, अगर नेजुना लड़का भी होता तब भी मैं उसे ही चूज करता। अगले सीन में यामोरी थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करता है क्योंकि उसे लगता है कि हासुका उसे मारने नहीं आया था, इसलिए वो नेजुना को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। लेकिन जब वो निको के पास पहुंचता है तब तक देर हो चुकी होती है। नेजुना वहां से जा चुकी होती है। जो बात उसे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है वो ये होती है कि निको कहती है कि नेजुना कुछ टाइम तक किसी से भी नॉर्मल बात नहीं कर पाएगी। फिर वो बताती है कि नेजुना ने उसकी सेफ्टी के बदले डील की थी। ये सुनकर यामोरी का पेशेंस टूट जाता है और वो गुस्से में पूछता है उसने क्या किया, पर निको कुछ भी नहीं बताती, इसलिए वो बिना सोचे समझे नेजुना को खुद ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। रात भर पुलिस सिटी में पेट्रोल कर रही थी, इसलिए चुपके से रास्ता बदलता है, पर फिर भी दो पुलिस ऑफिसर्स उसे देख लेते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए वो ब्रिज पर जंप करता है और भागता हुआ अपने फेवरेट वैम्पायर को ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ नेजुना अकेली चल रही होती है और सोचती है कि शायद से यामोरी उसे नाराज है। उसे गिल्ट होता है कि वो कितने टाइम से उससे झूठ बोलती रही, क्योंकि असल में वो खुद नहीं जानती थी कि रात का मजा कैसे लिया जाता है। जब वो वेंडिंग मशीन से बियर लेने के लिए जा रही होती है तभी अचानक से यामोरी सामने आ जाता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उनकी पहली मुलाकात हुई थी। नेजुना बहुत ही शौक में पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यामोरी मुस्कुरा कर कहता है मैं पूरा सिटी छान लिया सिर्फ तुम्हें ढूंढने के लिए। उसे सुकून मिलता है कि नेजुना ठीक है, पर वो नोटिस करता है कि नेजुना अभी थोड़ी सी उदास में है। तब यामोरी उसे सिंसियरली सॉरी बोलता है और कहता है कि उसने उसके साथ बताए हुए हर रात पर पूरा मजा लिया। वो कहता है कि नेजुना के साथ वो कभी भी बोर नहीं होता। नेजुना भी फाइनली अपना दिल खोलती है और वो सच बताती है कि वो कूल इसलिए बिहेव करती है क्योंकि वो खुद नहीं जानती थी कि रात का एंजॉय कैसे करें। पर जब वो पीछे देखती है तो रियलाइज करते कि यामोरी के साथ उसने असली मजा एक्सपीरियंस किया था। वो उसे वॉर्न करने की कोशिश करती है उस डील के बारे में जो उसने निकोस के साथ की थी, पर उससे पहले यामोरी कहता है मैं तुमसे प्यार करने की कोशिश करूंगा, और ये सुनकर नेजुना उसे किस कर लेती है। उसके दिल के अंदर एक ही चाहत होती है, वो ऐसी वैम्पायर बनना चाहती है जैसे यामोरी सच में प्यार कर सके। किसके बाद नेजुना हल्का सा मुस्कुराती है और कहती है चलो अब मिलकर सब कुछ ठीक करते हैं। इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।